आज के क्लास में हम लोगों को पढ़ना था इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के बारे में, और इसी क्लास में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में भी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के बारे में भी पढ़ेंगे। इस प्रकार से हमारा यानी कि इन सब का इस्तेमाल करके किस तरीके से हमारा आयनिक कंपाउंड बनता है ये भी हम लोग सीखेंगे। स्क्रीन पे हमने कहा था कि बोर्ड पे जाके हम लोग पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। और याद रखिएगा, पिछले कुछ सालों से सीबीएसई लगातार एक इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हर बार अपने एग्जाम में वो हर साल पूछ रहा है, तो गारंटी है, यानी कि संभावना है कि अगले साल भी आ सकता है, क्योंकि पिछले कुछ सालों का आप लगातार पेपर देखेंगे तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आया ही आया है। ठीक है ना? तो एक सवाल बनाने के लिए आएगा, उसके लिए आपको बहुत ही लंबे कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरत है, तो उसको हम लोग आज समझेंगे। यानी कि आज का क्लास बेसिकली हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर होगा, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के बारे में होगा, और यदि एक बार में सभी को मिला के एक बात कहा जाए तो बेसिकली आयनिक कंपाउंड के बारे में होगा। ठीक है ना? चलिए, अब आयनिक कंपाउंड क्या होता है ये हम लोग अपने स्क्रीन पे जान चुके थे। अब सवाल है कि आयनिक कंपाउंड हमारा बनता कैसे है। आयनिक कंपाउंड हमारा बनता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के मदद से भी बनता है और सिंपली भी बनता है। तो सिंपली हमको यहाँ पे नहीं बनाना है, हमको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के थ्रू आयनिक कंपाउंड बना के दिखाना है। ठीक है ना? चलिए, तो हमारा क्या है आयनिक कंपाउंड, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सब चीज जानेंगे। लेकिन ये आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे आपके लिए एक जरूरी बात है। क्या है? देखिए, ये चीज आपको दिख रहा है, ये आपका एलिमेंट है 1 से लेकर 20 तक लगातार। ठीक है? और ये चीज हमने आपको याद कीजिए चैप्टर नंबर 1 में भी लिखा था आपके सामने, और हमने कहा था कि आपको ज्यादा याद ना हो सके तो कम से कम लगातार 1 से लेकर 20 तक आप याद कर लीजिए, उसके सिंबल के साथ। इसका मास नहीं याद करना आपको, क्योंकि क्लास 10th में इसके मास का कोई जिक्र नहीं है, कहीं पे नहीं है, मास छोड़ दीजिए। लेकिन इसका जो है ना, कम से कम आप सिंबल और इसके नामों को लगातार शुरू से लेकर 20 तक याद कर लीजिए, क्योंकि यदि आप ये याद कर लेते हैं तो आपका चैप्टर नंबर 1 में भी काम चल जाएगा। उसमें हमने फॉर्मूला लिखना सीखा था, क्रिस क्रॉस मेथड से याद कीजिए, तो उसमें भी आपका ये काम हो जाता है। और साथ ही साथ आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आयनिक कंपाउंड, इसमें भी इसका बहुत ज़्यादा रोल है। तो केमिस्ट्री में बेसिक सा चीज़ है ये, तो इसको कम से कम 20 तक आप याद कर लीजिएगा, बहुत ही सिंपल है, लाइन बाय लाइन है। चलिए, अब जरा यहाँ पे देखा जाए कि आखिर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसको ना बताने से पहले आपको समझना पड़ेगा 2-3 इंपॉर्टेंट बातें। मेरा इंपॉर्टेंट 2-3 बात क्या है? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट पहला बात आपको ये समझना है कि इस पूरे के पूरे यूनिवर्स में जो भी चीज लिविंग है, जैसे एनिमल, प्लांट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो लिविंग है वो सेल से मिलकर बना हुआ है। ठीक है? और जो भी नॉन लिविंग है, जो कि जिंदा नहीं है, वो हमारा एटम से मिलकर बना हुआ है। तो इसमें जो आप ये सब देख रहे हो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये सब पूरा लास्ट कैल्शियम तक, ये सब लिविंग है या नॉन लिविंग है? नॉन लिविंग है, एलिमेंट है तो नॉन लिविंग है। तो बताइए, सेल से मिलकर बना होगा या फिर एटम से मिलकर बने होंगे? एटम से मिलकर बने होंगे, तो ऑब्वियस ये बात है। जैसे हम लोग लिविंग है तो हमारा बॉडी जो है लाखों करोड़ों सेल से मिलकर बना हुआ है, अलग अलग प्रकार का। उसी प्रकार से ये सब हमारा एक एक एलिमेंट है, तो सिंपली आप समझिए कि एक एक हमारा क्या, ये बॉडी है। तो किससे मिलकर बने होंगे? नॉन लिविंग है तो एटम से मिलकर बने होंगे। चलिए, आपने सेल के बारे में बहुत पढ़ा है कि सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर हमारा क्रोमोसोम होता है, साइटोप्लाज्म हमारा उसके आजू बाजू होता है पूरा न्यूक्लियस के। उसके बाद आपने पढ़ा माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, बहुत अलग अलग प्रकार के आपके उसमें पढ़े हैं, सेल के बारे में आप जानते हैं। लेकिन सवाल है कि आप एटम के बारे में कितना जानते हैं। हालांकि एटम के बारे में हमने आपको क्लास 9th में बताया था, स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम एक टॉपिक, एक चैप्टर ही था पूरा हमारा क्लास 9th में। चलिए, कुछ देर के आप मान लीजिए कि हमने आपको वो पढ़ाया ही नहीं है, और आप ये भी मान लीजिए कि हमको एटम के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, और ये हम भी मान के चल रहे हैं कि आपको एटम के बारे में कुछ मालूम नहीं है। अब चूंकि मालूम नहीं है तो पूरा बेसिक से चलना पड़ेगा। चलिए जरा देखते हैं ध्यान से। तो जो कुछ भी आप एटम के बारे में जानते हैं उसको साइड रखिए, बिल्कुल माइंड फ्रेश करके समझिए, पूरा चीज इसमें समझ में आएगा। यहाँ पे समझना क्या है आपको? समझना ये है बस कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो सेल से मिलकर बने हुए हैं, जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो हमारा एटम से मिलकर बना हुआ है। तो ये सब का सब हमारा नॉन लिविंग है तो एटम से मिलकर बने होंगे। आप सिंपली आप इसको समझो कि ये हमारा हाइड्रोजन एक बॉडी है, जैसे हमारा ह्यूमन बीइंग बॉडी है, तो किससे मिलकर बने होंगे ये बॉडी? सारे
एटम से मिलकर बने होंगे। अब सवाल है कि एटम सर दिखता कैसा है। देखिए, चाहे सेल हो चाहे एटम हो, आप उसको खुले आंखों से देख नहीं सकते हैं। तो फिर कैसे देखते हैं उसको हम लोग? मैग्नीफाई करके, है ना, अपना माइक्रोस्कोप लगा के देखते हैं। अब चूंकि माइक्रोस्कोप लगा के देखते हैं तो उसमें चीजों को क्या किया जाता है? बड़ा बना के दिखाया जाता है। चलिए हम लोग यहाँ पे एक बड़ा सा एटम बनाने की कोशिश करते हैं, ध्यान से समझते हुए चलिएगा, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं। कैसा हमारा एटम होता है वही हम इसमें बताने जा रहे हैं आप लोगों को। ये हमारा एटम है। आपको लग रहा होगा कि सर ये तो भूल भुलैया है। नहीं, वो नहीं है। एटम का स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है। अब इसमें बहुत सारी बातें आपको जानना अभी बाकी है। देखिए, इतना बड़ा हमारा एटम तो नहीं होता है, बहुत छोटा होता है, इतना छोटा कि आप उसको खुले आंखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन इसको मैग्नीफाई करके इतना बड़ा बना के हम लोग देखने की कोशिश करेंगे और समझने की भी कोशिश करेंगे। अब देखिए ध्यान से, जिस प्रकार से सेल के बिल्कुल बीचों बीच वाले पार्ट को हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं, उसी प्रकार से एटम के बिल्कुल बीचों बीच वाले पार्ट को हम लोग न्यूक्लियस ही कहेंगे, कुछ अलग नहीं। NuCleus, न्यूक्लियस कहेंगे, ठीक है ना? और आपने ना 3 प्रकार के शब्द जरूर सुने होंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सुना है आपने? चल, इसमें जो हमारा सबसे पहला न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन, उसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल n से, ठीक है ना? उसके बाद दूसरा है आपका प्रोटॉन, इसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल p से, और इसके ऊपर हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है। आपने क्लास 9th में पढ़ा था कि प्रोटॉन के ऊपर हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, यानी कि न्यूट्रल होता है बेसिकली, इसको किसी चार्ज से कोई मतलब नहीं है। उसके बाद फिर अब सवाल है कि सर आपने प्रोटॉन लिख दिया, न्यूट्रॉन भी लिख दिया, इलेक्ट्रॉन कहाँ है? इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता, वो उसके चारों तरफ जो आप ऑर्बिट देख रहे हैं गोल कलर का, उसी पे हमारा इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है ना? तो इलेक्ट्रॉन को दर्शाने के लिए हम यहाँ पे इस तरीके से बना देते हैं, आप समझ जाइएगा, डॉट डॉट बना दे रहे हैं तो समझ जाएंगे आप लोग। चलिए, इलेक्ट्रॉन को हम लोग स्मॉल e से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे आप लिख भी लीजिए E और माइनस। माइनस का साइन क्यों दे रहे हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, ठीक है ना? वो ऑर्बिट पे ही अपना घूमता रहता है इस तरीके से। उसके बाद फिर आप बाहर में भी बना लीजिए, ठीक है? समझ आएंगे आप लोग? इतना मतलब समझ में आ जाएगा। चलिए, अब यहाँ पे हम बताना क्या चाहते हैं, समझिए ध्यान से। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ही न्यूट्रॉन होता है, और न्यूक्लियस के अंदर ही हमारा प्रोटॉन होता है, ठीक है ना? और इलेक्ट्रॉन जो है वो अंदर नहीं होता, बल्कि वो अपने ऑर्बिट पे घूमता रहता है। कोई दिक्कत इसमें? तो ये जो हमने डॉट डॉट करके ई जो बनाए हैं, ये सारे के सारे हमारे इलेक्ट्रॉन हैं जो कि अपने ऑर्बिट पे घूमता रहता है। तो ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल ई से, और इसके ऊपर चार्ज देते हैं हम लोग नेगेटिव वाला, ठीक है ना? तो इलेक्ट्रॉन भी हो गया, प्रोटॉन भी हो गया, और ये हमारा न्यूट्रॉन भी हो गया। अब आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा हम लोग इसमें, और ये जो आप पहला वाला ऑर्बिट देख रहे हो ना, इसको हम लोग अलग अलग नामों से जानते हैं। पहले वाले को आप के कह सकते हो, क्लास 9 आपको याद आ गया होगा, के सेल। इसका 2 नाम है, आप चाहो तो सेल कह सकते हो, या फिर आप चाहो तो ऑर्बिट भी कह सकते हो, ठीक है? उसी प्रकार से हमारा दूसरा वाला का भी नाम है के बाद एल, एल सेल, या फिर आप इसको ऑर्बिट भी कह सकते हैं। उसके बाद हमारा तीसरा वाला है के एल एम सेल, या फिर
ऑर्बिट भी कह सकते हैं, और चौथा वाला हमारा KLMN सेल, और आप चाहे तो ऑर्बिट भी कह लीजिए। इसका मतलब हो गया कि ये हमारा अब कंप्लीट एक स्ट्रक्चर हुआ एटम का, ठीक है। और ऐसे ऐसे एटम से ही हमारे बहुत सारे एटम आपस में मिलते हैं, तब जाके हमारा एक कंप्लीट एलिमेंट बनता है। कोई दिक्कत? जैसे आप कुछ देर के लिए मान लीजिए कि हमारा पत्थर जो है ना आयरन का मिलके बना हुआ है, ये पत्थर हमारा आयरन का है सपोज कर लीजिए, तो ये आयरन हमारा क्या है, एक एलिमेंट ही तो है ना, और एलिमेंट में भी क्या, एक मेटल है। तो ये किससे मिलके बने होंगे, एटम से मिलके बने होंगे। वो भी क्या एक एटम नहीं, हजारों लाखों करोड़ों ऐसे ऐसे एटम से मिलके ये हमारे आयरन के पत्थर बने होंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो आयरन का एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है आपने यहाँ पे जान लिया। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक बार और बता देते हैं पूरा शॉर्ट में, क्योंकि हम लोग इसके बाद आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। इसमें आपने देखा कि ये हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस भाई बिल्कुल एटम के बिल्कुल बीचों बीच, और न्यूक्लियस के अंदर ही हमारा प्रेजेंट होगा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है। प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे ऑर्बिट पे घूमता रहता है, भटकता रहता है। इसको आप थोड़ा सा बड़ा बनाएगा अपने कॉपी में ताकि देखने में अच्छा लगे। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमारा नेगेटिव होता है, और इसमें ऑर्बिट हमारा जैसे जैसे बढ़ता जाएगा उसका नाम भी बढ़ता चला जाएगा, KLMNOPQR इस तरीके से हमारा बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो पहला वाला KLMN इस प्रकार से हमने इसका नाम भी दे दिया। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे अब बढ़ सकते हैं। देखिए इतना यदि आप जान गए हैं तो अब थोड़ा सा आप दो तीन बातें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप समझिए, एकदम बिल्कुल नोट करके आप इसको लिखिएगा। हमने आपको ये चीज़ हालांकि क्लास 9 से बताया था, लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको कुछ भी मालूम नहीं है, तो बिल्कुल बेसिक से चलते हैं हम लोग। देखिए इसमें आपको ध्यान में एक बात क्या रखना है कि एटॉमिक नंबर, उसके बाद फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, उसके बाद फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये तीनों का तीनों किसी भी एटम में बिल्कुल सेम होते हैं। एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी भी एटम में वो सेम होंगे। जैसे यदि मैं आपसे पूछूं कि बताओ मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है। मैग्नीशियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, वो भी 12 होंगे। मैग्नीशियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, वो भी 12 होंगे। यानी कि किसी भी एटम में ये तीनों का तीनों बात बदलता नहीं है। तो बस इसमें आपका रह गया आपका न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन आपको याद नहीं है, छोड़ दो, यहाँ पे उसका जरूरत भी नहीं है। इन्हीं तीनों का जरूरत था, और इन तीनों का तरीका हमने बता दिया आपको। बस शर्त क्या है, शर्त यह है कि आपको यदि 1 से लेकर 20 तक मालूम चल गया तो फिर आप नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो आप ऐसे बता दोगे, क्योंकि सेम होता है। एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तीनों का तीनों हमारा किसी भी एलिमेंट के एटम में वो हमेशा सेम होंगे। यहां तक में कोई दिक्कत किसी को, बात समझ में आई है? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। अच्छा आप याद कीजिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब आपने क्लास 9 में क्या पढ़ा था। चलिए क्लास 9 को छोड़िए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है कि एक एटम में जो हमारे अलग अलग ऑर्बिट बने हुए हैं, उस ऑर्बिट पे कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लगातार घूम रहा है या फिर वहां पे वो बैठा हुआ है। तो आपने इसमें पढ़ा था कि पहले वाले ऑर्बिट पे 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, उसके बाद वाले पे फिर 8, उसके बाद फिर 8, फिर 8। हालांकि यहाँ पे हमारा फॉर्मूला 2n² का चलता है, उसको आप छोड़ दीजिए। यहाँ पे हम लोग उतना भी डीप में नहीं चलेंगे, जितना जरूरत है उतना हम लोग करके इसको आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। तो आपने पढ़ा था कि पहले वाले ऑर्बिट पे हमारा 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, दूसरे वाले पे 8, ये भर गया, फिर तीसरे वाले पे भी 8, ये भर गया, फिर चौथे वाले पे भी 8। इस तरीके से हम लोग जानते हैं, इसी को तो कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब चलिए यदि आपसे कहा जाए, हालांकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हम लोग अभी और पढ़ेंगे, लेकिन यदि आपसे कहा जाए कि अब हाइड्रोजन का एटम, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, आप ड्रॉ करके बताओ, क्या बता सकते हैं हम लोग? बिल्कुल बता सकते हैं। जैसे चलिए सबसे पहला बात कर लेते हैं हम किसका, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का हमको कहा जा रहा है कि इसके एटम का स्ट्रक्चर जो आप ड्रॉ करके दिखाओ।
तो हाइड्रोजन का एटम है तो सबसे बीच में क्या होगा हमारा, न्यूक्लियस, उसके बाद हमारा उसका ऑर्बिट होगा, ठीक है। तो यहां पे बताइए कि ये हाइड्रोजन है जिसका एटॉमिक नंबर कितना, एक, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे न्यूक्लियस में, एक, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, एक, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग यहां पे दर्शा देते हैं, तो ये हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा इलेक्ट्रॉन है तो कैसा चार्ज होगा, माइनस वाला होगा, नेगेटिव वाला होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन के बाद अब आइए आप हीलियम पे। हीलियम का यदि हमसे पूछा जाए तो ये तो हमारा सबसे पहला क्या हो जाएगा, उसका ऑर्बिट, सॉरी न्यूक्लियस, ये इसका पहला ऑर्बिट, इसका एटॉमिक नंबर 2 है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 2 होंगे, तो एक हम यहां पे ड्रॉ कर देते हैं और एक हम यहां पे ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। तीसरे नंबर पे अब आइए लिथियम पे। लिथियम का यदि हम लोग बात करें तो ये इसका न्यूक्लियस, इसका पहला ऑर्बिट। अब आपने पढ़ा है कि पहले वाले ऑर्बिट पे मात्र 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तो एक इलेक्ट्रॉन हमारा ये हो गया, एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया, लेकिन इसका एटॉमिक नंबर तो 3 है, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 3 होंगे, लेकिन आपने बनाया 2, तो एक फिर हमारा कहाँ गया, वो शिफ्ट हो जाएगा एक दूसरे वाले ऑर्बिट पे। तो ऑर्बिट आपको एक और बनाना पड़ेगा। ये ऑर्बिट आपको क्यों बनाना पड़ रहा है, ताकि हम एक और इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे शो कर सके, तो आप इसको यहाँ पे शो कर दो। मतलब कि जैसे ही आपका पहला वाला ऑर्बिट भर जाएगा, और पहले वाले पे कितना रह सकता है, मात्र 2, तो पहला वाला भर जाए, उसके बाद अगला एक ऑर्बिट बना के उसको वहां पे लोकेट कर दो, ठीक है। चलिए उसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। उसी प्रकार से आप बेरिलियम कीजिएगा, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, इस तरीके से कीजिएगा। चलिए हम यहाँ पे करते हैं ऑक्सीजन का, ठीक है, क्योंकि सारा तो करना अब आपके ऊपर डिपेंड है, आप कर लीजिए इसको, कुछ हार्ड है नहीं। चलिए हम आपको एक ऑक्सीजन का करके दिखाते हैं। ऑक्सीजन का चौथे नंबर पे जाइए, ऑक्सीजन। एक यदि आप सीख गए तो बाकी सारा आप खुद बना लेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमारा ऑक्सीजन का न्यूक्लियस हो गया, ये पहला ऑर्बिट हो गया, तो पहले ऑर्बिट पे कितना रह सकता है, 2, तो एक हमारा यहाँ है और एक हमारा यहाँ है। अब बचा कितना, पहले बताओ इसका एटॉमिक नंबर कितना था, 8, और 2 आपने ड्रॉ कर दिया, तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 6 बचे। तो 6 बचे हैं, लेकिन बाहर वाले पे रह कितना सकता है, 8 रह सकता है, तो 6 तो हम लोग ड्रॉ कर ही सकते हैं। मैक्सिमम 8, मिनिमम 8 से नीचे। तो 6 को हमको यहाँ पे करना है, तो 1 2 3 4 5 6, बस हो गया, बात खत्म। आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा और थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। उसके बाद फिर आ जाइए आप, चलो नियॉन का ले लेते हैं। नियॉन का 5वें नंबर पे, NEON, नियॉन, इसका हमको ड्रॉ करना है। तो इसका ये न्यूक्लियस हो गया, पहला ऑर्बिट पे कितना रहेगा, 2 रहेगा। अब बचा कितना, इसका एटॉमिक नंबर 10 है, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 10 होंगे। तो 2 आइटम तो आपने दिखा दिया, बचा कितना, 8 बचा, तो 8 हमारा इस वाले पे आ जाएगा। यानी कि 8 तो आ ही सकता है ना, लेकिन क्या 9 हो जाएगा, तो क्या 9 आएगा, नहीं, वो दूसरे वाले ऑर्बिट पे फिर शिफ्ट हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, बस बात खत्म। यानी कि इसका जो ऑर्बिट वो कंप्लीटली भरा हुआ है। आगे बढ़ते हैं फिर नियॉन के बाद अब आ जाइए आप थोड़ा सा, चलिए नियॉन के बाद आप आ जाइए मैग्नीशियम पे। मैग्नीशियम का बात करें तो मैग्नीशियम का पहले एटॉमिक नंबर कितना है पता कीजिए, 12 है। तो 12 है तो ये इसका हो गया न्यूक्लियस, ये पहला ऑर्बिट, तो इस पे 2 रहेंगे, ये दूसरा ऑर्बिट, तो इस पे रहेंगे 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी भी हमारा किसमें इसमें कितना बच गया, 2 बच गया, तो 2 हमारा नेक्स्ट वाले पे शिफ्ट हो जाएगा। बस इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि पहले वाले ऑर्बिट पे मात्र 2 रहेंगे, बाकी सभी पे 8 रहेंगे। तो इस पे हमारा 2 है, तो 2 आप कहीं भी ड्रॉ कर दो, 1 और 1 2, बात खत्म। चलिए मैग्नीशियम के बाद अब आ जाइए आप 7वें नंबर पे। मैग्नीशियम के बाद चलिए एल्यूमिनियम आप कर सकते हो, सिलिकॉन भी, फास्फोरस भी। चलिए हम आते हैं सल्फर पे। सल्फर करना बड़ा आसान होता है, हार्ड लग रहा है ना, या सॉरी हार्ड लग रहा है या आसान, बहुत आसान है, और ये आपने क्लास 9 में पढ़ रखा है। ये हमारा न्यूक्लियस, ये हमारा ऑर्बिट, तो 1 2। अच्छा आपके मन में सवाल नहीं आ रहा है कि सर आप बताने वाले थे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, आप ये सब क्या बता रहे हैं। देखो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बताएंगे ना जब, आपको लगेगा कि सर ये इतना आसान भी हो सकता है, तो आपने फिर इतना घुमाया क्यों। जब तक आपको ये चीज़ नहीं समझाएंगे ना,
तब तक आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इजिली समझ में आएगा ही नहीं। इसीलिए पहले आप इसको समझ लीजिए, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर तो फिर अपने आप समझ में आएगा, फिर वो कुछ नहीं है। सल्फर हम लोग ड्रॉ कर रहे थे, चलिए इसका हमारा टोटल कितना है 16 है, तो 2 इस पे हो गया, 8 इस पे आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना बचा अभी भी? देखिए इसका एटॉमिक नंबर 16, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 16 होंगे, तो आपने 8 और 2 10 ड्रॉ कर दिया, 6 बचा, 1 2 3 4 5 6 हो गया, बस बात खत्म। चलिए एक और बता देते हैं, एक ले लेते हैं आर्गन का, 8वें नंबर पे आर्गन का ले लीजिए। आर्गन का यदि हम लोग बात करें तो कितना है 18 है, तो सबसे पहले तो न्यूक्लियस, तो 1 2 फिर इस पे 8 रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हुए 8 2 10 हो गए, बचे कितने 8 बचे हैं, तो 8 कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है हो गया कंप्लीट। 8 और 8 16, 16 और 2 18, 18 इसका था तो कंप्लीट हो गया। एक लास्ट बता देते हैं 9 नंबर में, लास्ट वाला कैल्शियम, कैल्शियम कितना है इसका 20 है, तो ये हमारा न्यूक्लियस हो गया मान लीजिए, तो ये हमारा पहला ऑर्बिट, तो 1 इलेक्ट्रॉन 2, इसके बाद फिर इस पे 8 रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस पे कितने रहेंगे, इस पे भी 8 रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, बचा कितना 8 8 16 17 18, 2 बच गया ना, तो एक आप यहाँ पे कर दो ड्रॉ और एक आप यहाँ पे कर दो, कहीं भी कर सकते हैं हम लोग। चलिए ये हमारा 9 तक हमने बताया। अब सवाल है कि सर आप इससे बताना क्या चाहते हैं? हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं, बस आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझाना चाहते हैं। क्या है देखिए, आपने टोटल 9 एलिमेंट का एटम आपने ड्रॉ किया, एक एक एटम आपने सभी का ड्रॉ किया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है कि पहले ऑर्बिट पे कितना इलेक्ट्रॉन है, दूसरे पे कितना है, तीसरे पे कितना है, चौथे पे कितना है, ये हमारा कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यदि मैं आपसे पूछूं कि बताओ हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है, सबसे पहला बात तो इसमें ऑर्बिट हमारा एक ही है और इलेक्ट्रॉन भी हमारा एक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मात्र 1 होगा, बात खत्म। यदि मैं आपसे पूछूं कि हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो आप बोलोगे कि सर इसके पास ऑर्बिट एक ही है और इलेक्ट्रॉन 2 है, तो ऑर्बिट से मतलब नहीं है हमको, हमको मतलब है कि उस ऑर्बिट पे कितना इलेक्ट्रॉन है, उससे मतलब है कितना है 2 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया 2 हो गया, बात खत्म। उसके बाद आप लिथियम का बता सकते हैं, हाँ लिथियम का पहले पे 2 है और दूसरे पे 1 है, तो 2 और 1 हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसी प्रकार से क्या ऑक्सीजन का बता सकते हैं, पहले वाले पे 2 है और दूसरे वाले पे 6 है, तो 2 और 6 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। उसी प्रकार से चलिए आप नियॉन का बताइए, पहले पे तो 2 रहेगा ही और लास्ट वाले पे कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8, हो गया 8, यही हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब मैग्नीशियम में आइए, मैग्नीशियम का कितना है 2 8 और लास्ट में 2, ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आगे बढ़िए फिर, सल्फर का कितना है 2 8 और लास्ट में कितना है 1 2 3 4 5 6, हो गया इसका ये। अच्छा ये किसका था, नाम नहीं लिखा हमने, पता कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 8 16 2 18, 18 किसका था आर्गन का, हाँ तो यहाँ पे हमने नाम नहीं लिखा, इसको लिख लीजिए आप लोग, ये आर्गन का था। कैसे पता किया हमने ये आर्गन का है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमारा 18 है, 8 8 16 और 2 18, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 2 8 और 8, और लास्ट में कैल्शियम का बताइए कितना होगा 2 8 8 और 2। चलिए अब यहां से आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी समझ लिया कि जॉन मतलब किस वाले ऑर्बिट पे कितना इलेक्ट्रॉन है, वही उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। इसको बोलते कैसे हैं, बड़ा सिंपल है। जैसे हमसे कोई पूछे कि कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो क्या बोलेंगे 2 8 8 2, तो सामने वाला समझ लेता है कि अच्छा 2 8 8 2 बोल रहा है, इसका मतलब पहले वाले ऑर्बिट पे 2 है, दूसरे वाले पे 8 है, तीसरे वाले पे भी 8 है, चौथे वाले पे 2 है। इस तरीके से सामने वाला समझ आता है। अब यहाँ पे समझिए
क्या आपसे चलते फिरते यदि कोई पूछे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस एलिमेंट का क्या है, तो क्या आप माइंड में इस प्रकार का एटम ड्रॉ करके बताओगे? नहीं, इसके लिए कुछ नहीं, बस आपको ये एटॉमिक नंबर मालूम होना चाहिए। मान लीजिए यदि आपसे कोई पूछा कि चलो बताओ आप सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना है। कितना है? 14 है। 14 है तो आपको माइंड में कैलकुलेट करना है कि अच्छा एटॉमिक नंबर 14 है तो पहले वाले पे 2 रह सकता है, दूसरे वाले पे 8, कितना हो गया टोटल? 8 2 10 हो गया, तो बचा कितना? 4, तो तीसरे वाले पे 4 होगा, तो क्या हो गया इसका? 284 284 हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये याद नहीं रखना होता है, ये तो हमने आपको समझाने के लिए बताया, आपको याद रखना होता है केवल ये चीज। चलिए उसी प्रकार से यदि मैं आपसे पूछूं कि बताओ क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 17 है इसका, तो कैसे बताओगे? अच्छा पहले वाले पे 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले पे 8, 8 2 10 हो गए, बचे कितने? 7, तो क्या हो गया इसका? 287 बस वैसे ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बताना है। चलिए अब आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी समझ लिया, अब थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ जाते हैं। हर एक एटम का ये मकसद होता है कि हमारा जो बाहर वाला ऑर्बिट है ना वो कंप्लीट रहे। अच्छा आपने बताओ, आप सबसे पहले बताओ कि पहले वाले पे इलेक्ट्रॉन मात्र हमारा 2 रह सकता है, बाकी सब पे कितना? 8 8 8 8। हमको यहाँ पे बाकी किसी ऑर्बिट से मतलब नहीं है, हमको मात्र मतलब, अब आगे जो हम लोग पढ़ेंगे हमको मात्र मतलब होगा इसके बाहर वाले ऑर्बिट से। तो आप इन सारे एटम के बाहर वाले ऑर्बिट को देखिए और सब के बाहर वाले ऑर्बिट में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं? 8। तो हर एटम ये चाहता है कि मेरा भाई बाहर का ऑर्बिट जो है ना वो कंप्लीट रहे, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझिए, ये इसका ना हाइड्रोजन का ये पहला वाला ऑर्बिट ही, हाइड्रोजन का पहला वाला ऑर्बिट ही इसका आखिरी ऑर्बिट बन गया। तो इसका ये पहला वाला ऑर्बिट है और इसका ये आखिरी वाला है, तो चलो आखिरी वाला छोड़ो, पहले अपना पहला वाला तो काम करेगा ना। तो पहले वाले पे ये कितना रखना चाहेगा? 2 रखना चाहेगा, तो इसके पास लेकिन है तो 1, तो ये क्या करना चाहेगा? ये करना चाहिए चाहेगा कि भाई हमको ना अपना ऑर्बिट पूरा करना है पहला वाला, तो हमको 1 इलेक्ट्रॉन मेरे पास है, 1 इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये किसी एक से मांगेगा कि हाँ भाई तुम हमको अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दो, मेरा अपना ऑर्बिट पूरा हो जाएगा। मान लीजिए यदि किसी ने इसको ऑर्बिट इसको किसी ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन नहीं दिया, तो फिर ये क्या करेगा? ये अपना ही इलेक्ट्रॉन किसी और को दे देगा, ये अपने आप को खाली कर लेगा। मतलब कि ये हमेशा अपने आप को दुविधा में नहीं रखना चाहता, या तो भाई तुम मेरा कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन ले लो, तुम अपना काम पूरा कर लो, या तो फिर जो मेरे पास अधूरा है उसको पूरा करने के लिए तुम हमको कुछ अपना दे दो। मान लीजिए सामने वाला इसको 1 अपना इलेक्ट्रॉन नहीं दिया, तो यही अपना उसको दे देगा, ले भाई तू ही ले ले, हमको बीच में नहीं रहना, हमको एकदम कंप्लीट रहना है, या तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन 2 रहेगा या तो 1 भी नहीं रहेगा, ये काम करेगा। आगे बढ़ते हैं, फिर इसका तो पूरा कंप्लीट है पहला वाला ऑर्बिट, इसको किसी से मतलब नहीं है, क्योंकि पहले वाले पे कितना हो सकता है? 2, और इसके पास पहले से है, इसको कोई मतलब नहीं है। लिथियम पे देखिए, पहला वाला ऑर्बिट हमारा 2 होना चाहिए, इसके पास कंप्लीट है। अब दूसरे वाले ऑर्बिट में कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए, लेकिन इसके पास है कितना? 1 है। अब यहाँ पे आपको ह्यूमन बिहेवियर समझना है। देखिए मेरे पास 7 रुपया है, आपके पास 1 रुपया है, ठीक है। हम आपको 7 रुपया ज्यादा देना पसंद करेंगे या फिर आप हमको 1 रुपया देना ज्यादा पसंद करेंगे? 1 रुपया ज्यादा देना पसंद करेंगे कि चलो आप बोलोगे कि चलो सर के पास 7 रुपया है, 1 रुपया उनका घट रहा है, 1 रुपया उनको दे देंगे तो उनका काम हो जाएगा। कहीं ना कहीं आदमी 7 रुपया देने में हिचकिचाएगा कि यार हम 7 रुपया दे रहे हैं, वो 1 रुपया देगा, तो 1 रुपया देना थोड़ा सा आसान है। तो ये अपना ऑर्बिट पूरा करने के लिए क्या करेगा? 7 रुपया किसी से लेगा नहीं, और सामने वाला भाई आपको क्यों देगा 7 रुपया? 1 2 रुपया का बात हो तो चलो काम भी बनता है, लेकिन 7 रुपया सामने वाला आपको क्यों देगा? नहीं देगा। तो ये क्या चाहेगा? ये बोलेगा, ये हाँ ये सोचेगा कि यार 7 रुपया तुमको कोई देने वाला है नहीं, तो अपना ही इलेक्ट्रॉन किसी एक को दे दो। जब ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये पहला, इसका दूसरा वाला ऑर्बिट गायब हो जाएगा। फिर इसका लास्ट में कितना बचा ऑर्बिट? 1, जिसपे कि 2 होना चाहिए और इसके पास कंप्लीट है 2, कोई दिक्कत नहीं इसमें। उसी प्रकार से इसमें आइए, इसके लास्ट में कितने हैं? 6 है, तो इसको पूरा करने के लिए अपना कितना चाहिए? 2 चाहिए, तो इसको पूरा करने के लिए 2 चाहिए और इसके पास है 6, तो ये अपना 6 किसी को देना चाहेगा या फिर किसी से 2 लेना चाहेगा? लेना चाहेगा, क्योंकि आराम से कोई 2 दे भी दे देगा 2 आराम से, क्योंकि 2 देना कोई बड़ा बात नहीं है, बोलेगा ठीक है भाई 2 रुपये ले लो, बात खत्म। तो ये 2 किसी से ले लेगा। जब इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा
तो इसका पूरा का पूरा काम बन जाएगा, ये अपना पूरा ऑर्बिट पूरा कर लेगा 8 इलेक्ट्रॉन का। उसी प्रकार से ये बोलिए इसका, हाँ ये तो कंप्लीट है, ये किसी को ना अपना इलेक्ट्रॉन देगा ना किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा, ये कंप्लीट है क्योंकि इसका 8 होना चाहिए, 8 है पहले से। इस पे हमारा 2 है लास्ट में, हमको केवल बाहर वाले ऑर्बिट से मतलब है, अब 2 है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन एक किसी 2 इलेक्ट्रॉन किसी को देना चाहेगा या फिर 6 किसी से लेना चाहेगा, दे देगा 2 किसी को दे देगा, और इसके पास बचेगा केवल 2 और 8, यानी कि सेकंड और फर्स्ट ऑर्बिट बचेगा जो कि कंप्लीट है। आगे बढ़ते हैं फिर, इसी प्रकार से इसके पास 6 है तो पूरा करने के लिए 2 किसी से ले लेगा, 8 पूरा हो गया। उसी प्रकार से इसके पास 8 है, इसको किसी से कोई मतलब नहीं है, ना ही किसी को देगा ना ही किसी से लेगा। इसके बाहर में 2 है तो ये चाहेगा ना कि भाई तुम ही मेरा 2 इलेक्ट्रॉन ले लो, तुम हमको 6 रुपया तो देगा नहीं, हमको मालूम है, तुम ही मेरा 2 रुपया ले लो और बाकी मेरा काम बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो हर ऑर्बिट यानी कि हर इलेक्ट्रॉन ये चाहता है कि मेरा जो बाहर वाला ऑर्बिट दिखे ना वो कंप्लीट दिखे या तो ना दिखे, यानी कि या तो 8 हो या तो हो तो बिल्कुल भी ना हो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो इस तरीके से हमारा इसमें काम चलता है। अब एक बात थोड़ा सा आप यहाँ पे ना एक चीज और समझिए, इतना एकदम लाइन बाय लाइन हम चीजों को समझाते हुए चल रहे हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन इसमें ना रहे। अब जब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपके सामने रखेंगे ना बिल्कुल हलवा लगेगा आपको, लेकिन पहले एक बात और समझिए, यहाँ पे ना हम समझाना चाह रहे हैं ये चीज, चलो इसमें तो चलो इसी एक से समझाते हैं, हाइड्रोजन से। आपको मालूम है कि जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन और उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। प्रोटॉन कहाँ पे है? न्यूक्लियस के अंदर है, आपको दिख रहा है? इसमें नहीं दिख रहा लेकिन है। इलेक्ट्रॉन इसके पास 1 है तो प्रोटॉन भी कितने होंगे? 1 होंगे। प्रोटॉन के पास कैसा चार्ज? प्लस का। इलेक्ट्रॉन के पास कैसा चार्ज? माइनस का। अब इसको अपना ऑर्बिट पूरा करने के लिए चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये अपना किसी को 1 दे भी सकता है या फिर किसी से 1 ले भी सकता है। चलिए मान लीजिए कि अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसने किसी को दे दिया, मान लीजिए, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना बचा? 0 बचा, यानी कि अब इसके पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो इसके पास कौन सा साइन वाला केवल बचा? प्लस वाला बचा। कोई दिक्कत नहीं इसमें। इसका मतलब यहां पे हो गया कि जब ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा तो नेगेटिव साइन तो इसके पास खत्म हो गया, तो बचा केवल कौन सा साइन? प्लस का साइन। इसीलिए आपने कभी कभी देखा होगा कि हाइड्रोजन के ऊपर प्लस रहता है, कभी हाइड्रोजन के ऊपर माइनस रहता है, आपने देखा होगा ये चीज। हालांकि तो पहला था हमारा, और आगे बढ़ते हैं। हीलियम में आ जाइए। हीलियम में बड़ा सिंपल है। हीलियम देखिए, हीलियम का पहले से ऑर्बिट कंप्लीट है, इसके पास इलेक्ट्रॉन भी 2 है, प्रोटॉन भी 2, यानी कि प्लस वाला साइन भी 2 और माइनस वाला भी साइन इसके पास 2, इसको तो छोड़ ही दो। इसमें अब आइए आप ध्यान से समझिएगा इसको। यहाँ पे इसके पास बाहर में 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये अपना किसी को देना पसंद करेगा। अब चूंकि इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, टोटल इसका 3 इलेक्ट्रॉन है, तो प्रोटॉन भी कितने इसके पास? 3, इलेक्ट्रॉन भी कितने? 3, यानी कि प्रोटॉन का साइन प्लस और इलेक्ट्रॉन का साइन माइनस। तो अब जरा यहाँ पे आप थोड़ा सा अपना सेंस लगा के बताइए कि प्रोटॉन भी इसके पास 3 है, इलेक्ट्रॉन भी अभी इसके पास 3 है, लेकिन जब अपना ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना बचा? 2 बचा। 2 बचा, यानी कि इलेक्ट्रॉन इसके पास 2 बचा और प्रोटॉन इसके पास कितना बचा? 3 बचा। तो बताइए मेजॉरिटी में कौन है? प्रोटॉन है, तो इसका साइन अब कैसा हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। इसीलिए आपने देखा होगा कई बार कंपाउंड में किसी का साइन माइनस होता है, किसी का प्लस होता है, वो इसी की वजह से होता है। तो दिक्कत नहीं ना इसमें। यहाँ पे देखा जाता है कि इलेक्ट्रॉन घट गया, इसका मतलब बढ़ कौन गया? प्रोटॉन बढ़ गया। क्या प्रोटॉन एक्चुअली में बढ़ता है क्या? नहीं, वो तो सेम रहता है, लेकिन क्यों हमको वो बढ़ता हुआ दिख रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन घट जाता है, इसीलिए। चलिए उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। इसका देख लीजिए जरा, ये हमारा 6 है, ठीक है, बाहर में 6 है तो ये 2 किसी से लेना पसंद करेगा, ठीक है ना। तो जब ये बाहर से किसी से लेगा तो क्या ले रहा है? ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो बताइए इसके पास टोटल अभी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? टोटल अभी फिलहाल 8 है, यानी कि इसके पास टोटल प्रोटॉन भी हमारा 8 है और इलेक्ट्रॉन अभी इसके पास मात्र 6 है। लेकिन अपना ये ऑर्बिट पूरा करने के लिए किसी से 2 ले लेगा, क्योंकि 6 तो नहीं देना चाहेगा, 2 किसी से लेगा। यानी कि जब 2 किसी से लेगा तो इसके पास, समझिए आप ध्यान से, इलेक्ट्रॉन इसके पास अभी पूरा, टोटल का बात करें टोटल कितना है बताइए? टोटल तो इलेक्ट्रॉन इसके पास 8 है, बाहर वाले पे 6 और अंदर वाले पे 2,
लेकिन क्या बाहर वाला इसका पूरा कंप्लीट है ऑर्बिट? नहीं है, तो ये बाहर से 2 किसी से लेगा, तो 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास पहले से टोटल, और 2 किसी से ये ले रहा है, तो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल इसके पास इलेक्ट्रॉन 10 हो गया। लेकिन जो इन्होंने इलेक्ट्रॉन बाहर से लिया उसका साइन कैसा था? माइनस था। तो अब जरा बताइए आप, मेजॉरिटी में कौन हुआ? इलेक्ट्रॉन हुआ, तो इसका साइन कैसा होगा? माइनस हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो इसमें देखना पड़ता है कि वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है किसी के साथ या किसी से गेन कर रहा है। यदि वो अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे रहा है, इसका साइन ऑटोमेटिकली हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। या फिर किसी से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो संख्या किसका बढ़ गया? इलेक्ट्रॉन का, यानी कि माइनस वाला संख्या बढ़ गया, तो साइन कैसा हो जाएगा? माइनस वाला हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? बात समझ में आई है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। उसी प्रकार से हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसका मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम में अभी फिलहाल बताइए कि 8 2 10 और 2 12, इसका पूरा का पूरा एटॉमिक नंबर 12 है, तो प्रोटॉन कितने होंगे? 12 होंगे। इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 12 होंगे, ठीक है। अब ये 2 अपना किसी को देना पसंद करेगा। जब ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन अब बचा कितना? 12 में से 10 बचा, केवल इसके पास अब 10 बचा। लेकिन प्रोटॉन तो हमारा 12 का 12 ही है, प्रोटॉन का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। तो प्रोटॉन का हमारा साइन है पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो मेजॉरिटी में कौन रहा? प्रोटॉन। इसका साइन कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। इसी प्रकार से हमको देखना होता है। आप चलो इतना यदि आपको याद नहीं भी रहे ना, तो सिंपली आप याद रखिएगा कि यदि कोई किसी को अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, उसका साइन पॉजिटिव हो जाएगा, या फिर कोई किसी से इलेक्ट्रॉन अपना ले रहा है, उसका नेगेटिव हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो सिंपल सा बात है, उसके पास नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, तो कैसा साइन होगा? नेगेटिव होगा। या फिर इलेक्ट्रॉन अपना किसी को वो दे रहा है, तो कौन सा साइन घट रहा है? नेगेटिव घट रहा है, लेकिन पॉजिटिव तो बरकरार है हमारा प्रोटॉन लेने के। इसीलिए आपको यहाँ पे ये भी ध्यान रखना होता है। अब तो कोई दिक्कत नहीं इसमें, बात समझ में आई है? चलिए इसका आप लोग पहले इतना स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग चलेंगे अपने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पे, तो अब आपको बिल्कुल आराम से समझ में आ जाएगा। इसमें तो यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब यही चीज हमको अप्लाई करना है अपने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में। ये पूरा मिटा देना, ये एलिमेंट का नाम 20 तक जो लिखा हुआ है ये नहीं मिटा रहे हैं, क्योंकि इसको अभी आप देख देख के बताएंगे, याद तो है नहीं आप लोगों को, लेकिन रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब हमारा शुरू होने वाला है। इतना चीज जो हमने समझाया यदि आप समझ गए हैं तो फिर बहुत इंपॉर्टेंट, आराम से बन जाएगा आपका। बस यहाँ पे आपको ध्यान में ये रखना है ना कि हमको बाकी ऑर्बिट से मतलब नहीं है, हमको बस बाहर वाले ऑर्बिट से मतलब है, ठीक है ना। कि बाहर वाले ऑर्बिट पे कितना इलेक्ट्रॉन है, वो किसी को अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है कि गेन कर रहा है, बस वही से हमको मतलब है, और किसी से नहीं। चलिए अब सवाल है आपके सामने पहला आपके पास सवाल यह है कि आप सोडियम क्लोराइड का कंपाउंड बना के दिखाओ, वो भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के मदद से। पहला क्वेश्चन आपका है किसका? सोडियम क्लोराइड का। सोडियम क्लोराइड का पूरा क्वेश्चन नहीं लिखना है, बस आप समझ जाइए कि आपसे कहा यह जा रहा है कि आप सोडियम क्लोराइड का कंपाउंड बना के दिखाइए, वो भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के मदद से, ठीक है। सोडियम क्लोराइड का ये आपके पास सवाल है। चलिए इसका आंसर कैसे बनेगा देखा जाए बहुत ध्यान से। इसका आंसर बनाने का सबसे आसान तरीका, पहले आप ये बताइए कि सोडियम का सिंबल क्या होता है? Na। सोडियम का Na होता है, तो आप यहां पे Na लिखो, ठीक है। थोड़ा सा स्पेस छोड़ के आप प्लस का साइन देंगे। क्लोरीन का Cl होता है, ठीक है। अब आप यहां पे ये बताइए कि सोडियम का आपने सिंबल Na लिखा, क्लोरीन का Cl लिखा, तो सोडियम के बाहर वाले ऑर्बिट पे कितने इलेक्ट्रॉन हैं कैसे पता करेंगे आप? कितने होंगे उसके एटॉमिक नंबर से पता करेंगे। जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा? 2 8 1। 2 यानी कि 11 है, तो पहले वाले पे 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, दूसरे वाले पे 8, बचा कितना? 1। हमको मात्र काम किससे है? बाहर वाले ऑर्बिट पे कितने इलेक्ट्रॉन है उससे मतलब है।
तो अब यहाँ पे बताइए कि सोडियम के बाहर वाले ऑर्बिट पे एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग दर्शाते हैं कैसे हैं, ऐसे डॉट से। एक बार आपने डॉट बना दिया, इसका मतलब कि वो एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। उसी प्रकार से क्लोरीन के बाहर वाले ऑर्बिट पे कितने इलेक्ट्रॉन है आप ये बताइए। वहां पे एटॉमिक नंबर देख लीजिए, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2 8 7, लास्ट में कितने हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन। तो इस 7 इलेक्ट्रॉन को आप कैसे दर्शाएंगे, आप क्या फिर से डॉट से नहीं, इस बार आप क्रिस क्रॉस कीजिए, ये कट कुट वाला, 2 2 4 2 6 और 1 7, इसका तरीका होता है लिखने का, इसीलिए हमने ऐसा बताया। यानी कि सोडियम के बाहर वाले ऑर्बिट पे एक इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के बाहर वाले ऑर्बिट पे 7 इलेक्ट्रॉन है। तो बताइए सोडियम को क्लोरीन अपना 7 इलेक्ट्रॉन देना पसंद करेगा या फिर सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको देना पसंद करेगा। ऑब्वियस सी बात है, मतलब इसके पास यदि बाहर में 1 है, इसको पूरा करने के लिए चाहिए 7, और कभी भी इसको कोई 7 देने वाला है नहीं। क्यों नहीं देगा कोई 7 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन देना थोड़ा सा महंगा पड़ता है किसी को भी। लेकिन ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन हंसते खेलते इसको दे देगा कि भाई तुम अपना मेरा ही 1 इलेक्ट्रॉन लेके चल जाओ, है ना। तो ये अपना क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और इसको ऐसे दर्शाया जाता है, इस तरीके से ऐसे आपने दर्शाया, इसका मतलब कि 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम ने अपना क्लोरीन को दे दिया। अब यहां पे हम आपसे दोबारा वही बात पूछेंगे, क्या, देखिए ध्यान से, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन अपना इसको दिया, तो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया तो इसके पास सोडियम तो घट गया, सॉरी 1 मिनट, सोडियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो 1 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास घट गया, तो फिर मेजॉरिटी में हमारा कौन सा साइन चला गया, प्रोटॉन। तो यहां पे अब आप एरो देख के लिखेंगे Na तो लिखेंगे, अब इसका साइन कैसा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ऊपर में छोटा सा प्लस का साइन यहाँ पे डाल देंगे आप। ओके, अब क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन तो पहले जितना था तो उतना है ही, एक और इलेक्ट्रॉन इसका बढ़ गया तो कौन सा साइन बढ़ा, माइनस बढ़ा, तो यहाँ पे लिखेंगे Cl और माइनस। अब कंप्लीट आपका बन गया NaCl यही है हमारा NaCl का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। कोई दिक्कत किसी को, तो अब कितना आराम से समझ में आ गया, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले वाले में इलेक्ट्रॉन कितने हैं उसको हम डॉट से दिखाएंगे, दूसरे वाले में कितने आप उसको क्रिस क्रॉस से करके इसे दिखा दीजिएगा। तो अब यहाँ पे ये पॉजिटिव क्यों हुआ, ये नेगेटिव क्यों हुआ, ये भी मालूम चलेगा आपको। ये पॉजिटिव इसलिए हुआ क्योंकि इन्होंने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया, इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसका मतलब प्रोटॉन तो हमारा बरकरार था, तो मेजोरिटी में कौन आ गया। जैसे मान लीजिए यदि हमारा सोडियम है तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना, 11, तो प्रोटॉन भी कितने हैं इसके पास, 11, इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 11। अपना इन्होंने 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया तो कितना बचा इसके पास, 10 बचा, तो मेजोरिटी में कौन आया, प्रोटॉन। इसका साइन कैसा होता है, प्लस, इसीलिए हमने इसको प्लस में दिया। और इन्होंने इलेक्ट्रॉन गेन किया, इसके पास पहले से 17 था, एक और इसको मिल गया, कितना हो गया 18, तो मेजोरिटी में कौन आया, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन आ गया, इसीलिए उसका साइन नेगेटिव हो गया। तो यहाँ पे देखा जाता है कि मेजोरिटी में कौन आ गया, पॉजिटिव वाला या फिर नेगेटिव वाला। बस बात खत्म हो गया, हमारा खत्म। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए। सोडियम क्लोराइड हो गया, दूसरे में आप लिखिए, चलिए आपको देते हैं आपके बुक का ही सवाल थोड़ा सा, LiCl, LiCl का मतलब क्या है, सॉरी इसको पूरा लिखना पड़ेगा ना, LiCl का मतलब लिथियम क्लोराइड, LiThium, लिथियम क्लोराइड। इसका आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के द्वारा कंपाउंड बना के दिखाना है। चलिए देखते हैं जरा। सबसे पहले तो बताइए कि लिथियम का सिंबल क्या होता है, Li होता है, तो Li आप लिखेंगे, थोड़ा सा स्पेस देके प्लस का साइन दीजिए, और क्लोराइड का तो आपको मालूम ही है Cl होता है। अब आप बताइए कि लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना, 4, एटॉमिक नंबर 4, तो इसके बाहर वाले ऑर्बिट पे कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 2 रहेंगे, तो 2 को आप ऐसे दिखा दो, 1 और 1 2। ओके,
क्लोरीन का तो लास्ट में कितना रहेगा, 7 रहेगा, क्योंकि यदि इसका एटॉमिक नंबर 17 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा, 2, 8 और 7 है, इसका मतलब कि ये बाहर वाले ऑर्बिट पे है। 7 को कैसे दर्शाएंगे, 2, 2 4, 2 6 और 1 7। एक मिनट, सॉरी, मिस्टेक। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है। अच्छा हम इसको देख लिए, सॉरी मिस्टेक। लिथियम का 3 है, सॉरी भारी मिस्टेक हो गया, 3 है इसका एटॉमिक नंबर, तो इलेक्ट्रॉन भी 3 होंगे, तो बाहर पे कितना होगा, 1 होगा। सॉरी इसके लिए हम गलती माफी चाहेंगे, हम नीचे वाले को देख रहे थे, ठीक है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। इसके बाहर वाले ऑर्बिट पे 7 इलेक्ट्रॉन है, इसका 1 है, तो कौन किसको देना पसंद करेगा, हाँ लिथियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा कि भैया लो तुम ही अपना काम कर लो, पूरा बात खत्म। तो अब यहाँ पे आप बता सकते हो प्लस कौन हुआ, नेगेटिव कौन हुआ, लिथियम हमारा, लिथियम क्या होगा, प्लस होगा, और क्लोरीन क्या होगा, माइनस हो जाएगा, और फाइनल बनेगा LiCl, बात खत्म। यानी कि फाइनल वाले में हम लोग उतना साइन वाइन नहीं डालते हैं, लेकिन आज आपको यहाँ पे मालूम चल गया होगा कि क्यों किसी के ऊपर प्लस होता है और क्यों किसी के ऊपर माइनस का साइन होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल लिखिए, तीसरा नंबर। नेक्स्ट सवाल देते हैं, 1 मिनट आपके बुक से ही देंगे। नेक्स्ट सवाल लिखिए, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। चलिए इसका आप कंपाउंड बना के दिखाइए, वो भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से। मैग्नीशियम का Mg होता है, कुछ स्पेस देके प्लस का साइन दीजिए, ऑक्साइड का हमारा सिंबल, देखो ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन का बात कर रहा है, ठीक है, O हो गया। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना, 12, तो लास्ट वाले पे कितने होंगे, 2 होंगे, तो 2 को आप ऐसे दर्शाओ, 1 1 2, ठीक है। ऑक्सीजन कहाँ है, 8 है, तो कितना 6, बाहर पे कितना 6, तो कैसे दर्शाएंगे, 2 2 4 2 6, ठीक है। अब देखिए इसके बाहर वाले पे 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके बाहर वाले ऑर्बिट पे 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑब्वियस ही बात है ये अपना दोनों इसको दे देगा, क्योंकि 6 तो कोई देना पसंद नहीं करेगा, तो ये अपना दोनों। अच्छा दोनों को कैसे दर्शाएंगे, एक को इसे ऊपर से दर्शाएंगे और एक को इसे नीचे से दर्शा देंगे, ठीक है ना, बात खत्म। अब यहाँ पे हमारा मैग्नीशियम ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया तो ये हमारा पॉजिटिव हो गया, इन्होंने लिया तो ये हमारा नेगेटिव हो गया, तो मैग्नीशियम पॉजिटिव हो जाएगा और ऑक्सीजन हमारा नेगेटिव हो जाएगा और पूरा बनेगा MgO, बात खत्म। यहाँ तक में कोई डाउट किसी को, आगे बढ़े हम लोग। चल क्या सवाल है कि हर बार इतना आसान देगा आपको, नहीं इतना आसान तो हर बार देने वाला नहीं है, इसे टफ भी देगा। चलिए टफ वाला भी हम लोग बना लेते हैं, थोड़ा सा इसको मिटा दें। चौथे नंबर में लिखिए आप, 3 तो हो गया, चौथा नंबर में आप लिखिए मैग्नीशियम क्लोराइड, शायद वही होना चाहिए, हाँ वही है, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। क्लोराइड का मतलब क्या है, क्लोरीन, ठीक है ना, मैग्नीशियम का मतलब, अच्छा यहाँ पे इसका ना हम फॉर्मूला भी लिख देते हैं, क्योंकि फॉर्मूला भी आपका लिखा हुआ रहेगा, MgCl2, ये फॉर्मूला आपको सवाल में दिया हुआ रहेगा, इसके लिए आप मत घबराइएगा, ठीक है ना, ये फॉर्मूला है जो हमारा, ये आपका दिया हुआ रहेगा सवाल में, इसके लिए आपको घबराना नहीं है। चलिए इसका आपको सॉल्यूशन बना के दिखाना है, देखिए ध्यान से। सबसे पहले आपका क्या है, मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का सिंबल क्या, Mg, थोड़ा सा स्पेस दे के आप प्लस का साइन दीजिए। अब यहाँ पे आप फॉर्मूला में क्या देख पा रहे हो, Cl2 है, मतलब कि क्लोरीन का कितना एटम है, 2 एटम है, तो एक बार आप यहाँ ऊपर में लिखो और एक बार यहाँ पे आप नीचे में लिखो, ठीक है ना, 2 बार हमने लिख दिया। अब बात करते हैं कि आखिर मैग्नीशियम के बाहर वाले ऑर्बिट पे कितना इलेक्ट्रॉन है,
दो होंगे, 12 है तो दो होंगे, एक एक दो, ठीक है ना। अब क्लोरीन के बाहर वाले पे कितना होता है, 7 होता है, इस पे 7 होगा, इसमें भी 7, क्योंकि दोनों तो क्लोरीन ही है। तो 1 2 3 4 5 6 7, इधर भी 7, 2 2 4 2 6 और एक 7। इसके पास बाहर में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास बाहर में 7 और इसके पास भी 7, यानी कि कम, इसमें एक कम है और इसमें भी एक कम है। तो ये क्या करेगा मैग्नीशियम, एक एक दोनों को दे देगा, एक इसको भी देगा और इसको भी देगा। ले भाई तू दोनों अपना इस्तेमाल कर, ठीक है ना, यानी कि दोनों को अपना एक एक इलेक्ट्रॉन दे देगा और दोनों अपना काम पूरा कर लेगा। तो अब यहाँ पे हमारा, अब बताइए आप, मैग्नीशियम ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, इसका मतलब है कि मेजॉरिटी में कौन चला गया, प्रोटॉन, यानी कि पॉजिटिव साइन। और क्लोरीन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन बाहर से ले लिया, यानी कि मैग्नीशियम से ले लिया, तो ये हमारा माइनस। तो फाइनल क्या बनेगा, MgCl2 हो गया बस, ठीक है। चलिए और ले लीजिए सवाल आप, 5वें नंबर पे लिखिए। चलिए आप ही के बुक से दे रहे हैं हम, कहीं बाहर से नहीं दे रहे। इसके बाद आप लिखिए कैल्शियम क्लोराइड का, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड फॉर्मूला होगा CaCl2, CaCl2। ये फॉर्मूला आपको दिया रहेगा, इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। चलिए कैल्शियम का सिंबल Ca होता है। उसके बाद फिर यदि हम लोग बात करें क्लोराइड का तो Cl होता है। अच्छा यहाँ पे Cl 2 बार है, तो एक बार ऊपर में लिखिए और एक बार नीचे में लिखिए। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना, 20, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2882, यानी कि लास्ट में कितना आया, 2 आया। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। उसके बाद क्लोरीन का तो मालूम ही है 17, यानी कि 17 है तो लास्ट में 7 होगा, 2 2 4 2 6 1 7, 2 2 4 2 6 और एक 7। अब यहाँ पे ये भी बड़ा हमारा सिंपल है, क्या ये ऊपर वाला जैसा ही है, बिल्कुल, एक अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और एक अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। तो इसके पास बन गया Ca हमारा हो जाएगा पॉजिटिव और Cl2 हमारा माइनस होगा, यानी कि CaCl2 बन गया, बात खत्म, कोई दिक्कत इसमें। चलिए 5वें के बाद 6वें नंबर पे यहाँ पे आ जाइए, जगह है हमारे पास। 6वें नंबर में आप लिख लीजिए नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, इसका फॉर्मूला Na2O, Na2O, सॉरी एक मिनट, नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं है ये, सोडियम ऑक्साइड है, सॉरी मिस्टेक हो रहा है हमसे, इतना क्यों भाई, वही तो मैं सोचूं, नाइट्रोजन है तो केवल N होगा ना, यहाँ पे तो Na2 है तो सोडियम ऑक्साइड, सॉरी मिस्टेक के लिए माफी चाहेंगे, सोडियम ऑक्साइड हो गया। चलो सोडियम ऑक्साइड का कहा जा रहा है कि आप कंपाउंड बना के दिखाओ, वो भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के मदद से। अच्छा यहाँ पे ना थोड़ा सा सवाल बदल गया, कैसे बदल गया, आप ये लास्ट में 2 देखते थे, यहाँ भी लास्ट में 2, यहाँ भी लास्ट में 2, लेकिन यहाँ पे पहले 2 दे दिया, क्या फर्क पड़ता है, उल्टा कर दिया है बस, बाकी है तो वही सेम चीज। तो यहाँ पे हमारे पास सोडियम कितने बार, कितना एटम है सोडियम का, 2 एटम है, तो आप एक एटम सोडियम का यहाँ पे लिखो और एक थोड़ा सा इससे, चलो यहाँ पे बना देते हैं, इस बार इसको, चलो कोई बात नहीं, एक यहाँ पे बना लो और एक आप यहाँ पे बना लो, हो गया। थोड़ा स्पेस देके प्लस का साइन दीजिए और यहाँ पे O को लिख लीजिए। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना, 11, तो कितने होंगे इसके बाहर वाले पे, 11 एक होंगे, तो इस पे भी एक बाहर में और इस पे भी एक बाहर में। ऑक्सीजन का होता है 8, देख लीजिए, तो इसके बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 होंगे, तो 2 2 4 और ये हमारा 2 6। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है बताइए, ये सोडियम इसको एक दे देगा और ये वाला भी इसको एक दे देगा, क्योंकि एक देना बड़ा आसान होता है, हो गया। तो क्या बना आपके सामने, आपके सामने बना Na2 हमारा प्लस हो जाएगा और O हमारा
माइनस हो जाएगा। फाइनल रिजल्ट आपके सामने आएगा Na2O। बात खत्म। ये एरो का साइन है, अब तो कोई दिक्कत नहीं इसमें। अच्छा, यहाँ पे तो हमारा कंपाउंड का हम लोग बना रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। कभी कभी सिंपली आपको एलिमेंट का पूछ देगा, एक एलिमेंट का, वो भी बना लेते हैं। लेकिन अभी तक जो आपने पढ़ा ये वाला या फिर ये वाला, ये जो कंपाउंड हमारा बन रहा है इसी को हम लोग कहते हैं आयनिक कंपाउंड। और वो भी आयनिक कंपाउंड आप किस मेथड से बना रहे हो? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के मेथड से आप बना रहे हैं। अच्छा, कई बार सिंपली क्या पूछता है आपसे, बोलेगा ना कि सोडियम का आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाओ, बस सोडियम का और किसी का नहीं, सोडियम का। तो कैसे बनाएंगे? 6 हो गया, 7 नंबर में आ जाइए आप। सोडियम का केवल पूछा गया है आपसे, तो सोडियम का तो बड़ा आसान हो गया क्योंकि इसमें दूसरा कोई एलिमेंट नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा सोडियम का तो Na होता है पहली बात, और इसका एटॉमिक नंबर है कितना? 11। तो बाहर में कितने होंगे? 1। बस यहाँ पे आप ड्रॉ कर दो, हो गया सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर बस। यानी कि जब सिंपल एलिमेंट के बारे में पूछे ना बस 1 तो बड़ा आसान होता है, 2 के बारे में पूछ देगा तो फिर आपको इस तरीके से बनाना पड़ेगा। चलो सोडियम के बाद और चलो क्या क्या ले सकते हैं हम लोग? मैग्नीशियम का ड्रॉ कर देते, मैग्नीशियम करेंगे। चलिए आप हमको ड्रॉ करके दिखाइए। चलो ऑक्सीजन का आप ड्रॉ करके दिखाइए 8वें नंबर में। ऑक्सीजन का तो बड़ा सिंपल है, कितना है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर? 6 है। तो आप 6 को कैसे ड्रॉ करोगे? चलो 1 2 3 4 5 6 हो गया बस। अच्छा, आपके मन में सवाल नहीं आया कि सर जहां जहां पे 2 एलिमेंट का इस्तेमाल हुआ है वहां पे आपने 2 सिंबल इस्तेमाल किया, एक डॉट वाला और एक कट कुट वाला, लेकिन जब सिंगल के बारे में पूछेगा तो किसका इस्तेमाल करेंगे? आपके ऊपर है। आप चाहो तो डॉट का इस्तेमाल कर लो या फिर चाहो तो आप कट कुट वाला यानी कि क्रिस क्रॉस वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से चलो ऑक्सीजन के बाद और आप लेना चाहते हैं तो इसमें आप बना के दिखा दो हमको। चलो पोटासियम का बना के दिखाइए जरा 9वें नंबर में। पोटासियम का सिंबल कितना होता है? K होता है, और K होता है तो इसका हमारा है 19। तो 19 है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा इसका होगा 2 2 8 8 1, यानी कि 18 19, हाँ एक ही होगा, बस हो गया एक, बात खत्म। ठीक है ना? उसी प्रकार से यदि मैं आपसे पूछूं आर्गन का, तो आर्गन का बना के दिखाइए। चलिए 9वां के बाद 10वें नंबर पे ये आर्गन का कैसा होगा? आर्गन का तो पहले आप सिंबल बताइए क्या होता है? आर्गन का सिंबल AR आप यहां पे लिखो, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है? 18 है। तो 2 8 8 यानी कि 8 होंगे, तो 8 यहां पर ड्रॉ कर दो, 2 2 2 2 4 2 6 और 2 8 हो गया, बस बात खत्म। अब तो कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। तो इस तरीके से हमारा आज के क्लास में पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग ऑनलाइन में, जल्दी फटाक से। क्या आज की क्लास में कोई दिक्कत? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर अब तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें, और इससे एक सवाल तो कंफर्म है, बोर्ड में आएगा ही आएगा, एकदम कंफर्म है। ठीक है ना? चलो, तो इस तरीके से हम लोग आज इसको खत्म किए हैं, और कल हम लोग चलेंगे अपने दोबारा अपने स्क्रीन पे। जब जब जरूरत पड़ेगा कि बोर्ड पे आके समझाया जाए तो हम लोग बोर्ड पे अभी आके इसको समझते हुए चलेंगे। स्क्रीन पे समझने से ये होता है ना कि आपको नोट्स भी मिल जाता है और हमारा समय भी बच जाता है, कोई दिक्कत नहीं ना। लेकिन जहाँ पे टॉपिक थोड़ा सा कठिन आ जाएगा, बोर्ड पे समझा जा सकता है उसको केवल, तो हम लोग बोर्ड पे भी आके समझेंगे। इससे होगा क्या, आपको नोट्स भी मिलता रहेगा, कॉन्सेप्ट भी आप समझते हुए चलेंगे। ठीक है ना? चलिए, तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। हालांकि आयनिक कंपाउंड क्या होता है ये हम लोगों ने अपने पिछले वाले क्लास में बोर्ड पर जाके, वो भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के मदद से हम लोगों ने इसको समझा था, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। चलिए, तो आज हम लोग अपने इस आयनिक कंपाउंड के प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि ये जो ऊपर में लिखा हुआ है ये सारा बात हम लोग कल पढ़ चुके थे, यानी कि आयनिक कंपाउंड क्या होता है इसका डेफिनेशन हम लोग जान चुके थे। एक बार फिर से बता देते हैं 2 मिनट के अंदर।
the compounds which are formed by the transfer of electrons from a metal to a non-metal are known as ionic compounds. Basically इलेक्ट्रॉन का जब ट्रांसफ़र होता है एक मेटल से एक नॉन मेटल के पास, तो जो हमारा कंपाउंड बनता है वही हमारा कहलाता है आयनिक कंपाउंड। और आयनिक कंपाउंड को हमने कल किस तरीके से बनाया था, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के मदद से हमने उसको बनाया था। और हर साल रिपीट कर रहा है बोर्ड अपना एक सवाल उससे हर साल लगभग पूछ रहा है, तो एक साल इस बार भी आने का संभावना है। तो जो हमारा कंपाउंड इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र के वजह से बने वो हमारा कंपाउंड आयनिक कंपाउंड कहलाता है। आयनिक कंपाउंड्स आर ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड को हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हमारा जो ट्रांसफ़र है वो इलेक्ट्रॉन का होता है, तो इलेक्ट्रॉन के वजह से ही इसका नाम पड़ा है इलेक्ट्रोवैलेंट। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद हमने कहा था कि आपको इसमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, अच्छा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया, ये सब हम लोग अपने बोर्ड पे पढ़ेंगे और हम लोगों ने पढ़ भी लिया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो आज हम लोग शुरू करेंगे कि आखिर जो हम लोगों ने कल आयनिक कंपाउंड पढ़ा उसका क्या प्रॉपर्टी है, उसका क्या खासियत है। चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला इसका खासियत है, फर्स्ट है इसका फिजिकल नेचर। फिजिकल नेचर का मतलब हो गया कि ये आखिर किस तरीके का ऊपर से देखने में लगेगा, इसका फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, इस तरीके से। इसका पहला फिजिकल नेचर क्या है देख लेते हैं। इसका पहला प्रॉपर्टी यही है, आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड। देखो फिजिकल नेचर का मतलब हो गया ना कि ऊपर से वो देखने में कैसा लग रहा है, उसका अपीयरेंस कैसा है, यही हो गया हमारा फिजिकल नेचर। तो आयनिक कंपाउंड सबसे पहली बात ऊपर से आप इसको देखेंगे तो वो बिल्कुल सॉलिड नजर आएगा, सॉलिड यानी कि ठोस। आगे, आयनिक कंपाउंड्स आर हार्ड बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन्स। अच्छा, आपने कल देखा था कि जो हमारा कंपाउंड बनता है उसके एक एलिमेंट के ऊपर नेगेटिव का साइन होता है और एक के ऊपर पॉजिटिव का साइन होता है, आपने कल ये देख लिया था। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव आपस में एक दूसरे को इतने टाइटली पैक करके रखते हैं जिसके वजह से कंपाउंड क्या हो जाता है हमारा, बहुत ही हार्ड हो जाता है। मतलब कि दोनों नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों एक दूसरे को बहुत ही टाइटली पकड़ के रखते हैं, जिसके वजह से इसमें हमारा हार्डनेस देखने को मिलता है। तो आयनिक कंपाउंड का पहला प्रॉपर्टी सॉलिड होता है। और दूसरा बात आपने इसमें पढ़ा कि हार्ड क्यों होता है, क्योंकि इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आपस में बहुत ही टाइटली पैक रहते हैं, टाइटली होल्ड किए हुए रहते हैं इन दोनों को, इसीलिए इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का सिंपल सा मतलब यहाँ पे ये है कि आपस में जो पार्टिकल्स होंगे यानी कंपाउंड के, उसके बीच में मतलब कि जुड़ावपन बहुत ज़्यादा होगा, दोनों एक दूसरे के हाथ को छोड़ना नहीं चाहेगा इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आयनिक कंपाउंड्स आर जनरली ब्रिटल, दैट इज दे कैन ब्रेक इनटू पीसेस व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड। आयनिक कंपाउंड जो है ना जनरली नेचर में ब्रिटल होता है। ब्रिटल का मतलब है कि इसको जब आप हथौड़े से मारेंगे ना तो ये टुकड़े में टूट के बिखर जाएगा। ठीक है, कब बिखरेगा, जब आप इसको प्रेशर अप्लाइड करेंगे। प्रेशर का मतलब हो गया हथौड़े से मारना, किसी चीज़ से इसको ठोक देना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अलग अलग टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगा। तो ब्रिटल का मतलब वही होता है कि टुकड़ों में बट जाना, तो ये हमारा हो गया पहला फिजिकल नेचर आयनिक कंपाउंड का। कोई दिक्कत इसमें? तो इसमें आपने पढ़ा गया आयनिक कंपाउंड सॉलिड होता है, हार्ड होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि दोनों चार्ज नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चार्ज आपस में बहुत ही टाइटली पैक होते हैं। और चौथा आपने इसमें पढ़ा कि ये हमारा नेचर में ब्रिटल होता है, इसको आप हथौड़े से मारेंगे तो ये टुकड़ों में टूट के बिखर जाएगा। कोई दिक्कत? चल आगे बढ़ते हैं। फिर सेकेंड है इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट का मतलब हो गया कि कितना उसको हीट देंगे तो सॉलिड में लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और कितना उसको हीट देंगे तो लिक्विड से वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हमारा बॉइलिंग का मतलब हो गया। तो आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है इसके बारे में भी देख लेते हैं। इसका सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका, यानी कि सेकेंड इसका फीचर्स है। कहा गया आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। आयनिक कंपाउंड का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो दोनों हाई होता है। इसका मतलब यदि आपको इसको पिघालना है या फिर इसको वेपर के रूप में गैस बनाना है तो फिर इसको बहुत ही ज़्यादा हीट देने की ज़रूरत है, क्योंकि इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों बहुत ज़्यादा हाई है। आगे, टू ब्रेक आयनिक कंपाउंड्स लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड। वही बात कहा गया इसमें कि यदि आपको आयनिक कंपाउंड को ब्रेक करना है, आपस में इसको बिखेर देना है, तो बहुत ज़्यादा आपको हीट देने की आवश्यकता है, क्योंकि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों हाई होता है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। फिर थर्ड है सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी का मतलब है ये पानी में, केरोसिन में, डीजल में, पेट्रोल में घुलेगा कि नहीं घुलेगा जब मिलाएंगे तो। देखते हैं सोल्यूबिलिटी इसका क्या होता है।
Ionic compounds are generally soluble in water but insoluble in solvents such as kerosene, petrol, etc. Ionic compound का अक्सर ये देखा गया है लक्षण कि इसको आप पानी में मिलाएंगे तो घुल जाएगा आराम से, लेकिन यदि इसी को केरोसिन में या फिर पेट्रोल में मिलाया जाए तो ये पूरी तरीके से घुलता नहीं है। ठीक है ना, इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। तो इसमें आपने क्या देखा कि जनरली आयनिक कंपाउंड पानी में मिलाएंगे तो वो मिल जाएगा, घुल जाएगा, लेकिन उसी आयनिक कंपाउंड को यदि हम लोग केरोसिन में, पेट्रोल में, डीजल में डालेंगे तो ये जल्दी घुलता नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। और चौथा हमारा फोर्थ है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है कि क्या आयनिक कंपाउंड से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा कि नहीं, यानी कि उस कंपाउंड से होते हुए हमारा इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा कि नहीं। देखते हैं करेगा कि नहीं। पहला इसमें कहा गया आयनिक कंपाउंड्स इन द सॉलिड स्टेट do not conduct electricity because movement of ions in the solid is not possible due to their rigid structure। देखिए आपको मालूम है कि आयनिक कंपाउंड हमारे जो भी होंगे उसके पास दो चार्ज होंगे, एक नेगेटिव चार्ज और एक हमारा पॉजिटिव चार्ज। लेकिन आयनिक कंपाउंड जो है ना इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। कब नहीं करता है? जब वो सॉलिड स्टेट में होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सॉलिड स्टेट में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में मूव नहीं करता है, बल्कि वो एक दूसरे को पकड़ के रखता है, जकड़ के रखता है दूसरे को। तो यहाँ पे हमारा बात ये हो गया, कंक्लूजन ये हो गया कि आयनिक कंपाउंड सॉलिड नेचर में जब रहेगा तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यहाँ पे जो हमारा आयन है, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, वो फ्रीली मूव नहीं करते हैं सॉलिड नेचर में। फिर सवाल है कि सर ये मूव कब करेंगे? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कब मूव करेंगे? तब करेंगे जब ये किस फॉर्म में हो? मोल्टेन फॉर्म में हो, यानी कि जब ये लिक्विड फॉर्म में हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। बट आयनिक कंपाउंड्स इन द मोल्टेन स्टेट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिवली चार्ज आयंस आर ओवरकम ड्यू टू द हीट। लेकिन वही आयनिक कंपाउंड को जब हम लोग लिक्विड में कन्वर्ट कर देंगे, मोल्टेन स्टेट में कन्वर्ट कर देंगे, तो उससे यदि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो बिल्कुल पास होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि इसमें हमारा नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों फ्रीली पानी में मूव कर रहे होते हैं, और नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के वजह से ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो पाता है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो पाता है। कोई दिक्कत इसमें? तो यहाँ पे आपको बस ध्यान में ये रखना है। आगे एक पॉइंट और है, उसके बाद बताते हैं कि दस द आयंस हैव फ्रीली एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो जब हमारा आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में होगा वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। कुछ रीजन? तो रीजन आपको ये बताना है कि इसलिए नहीं करेगा क्योंकि पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन दोनों एक दूसरे को टाइटली पैक करके रखते हैं, वो फ्रीली मूव नहीं करते हैं, और मूव नहीं कर रहे हैं इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगा। लेकिन जब उसी आयनिक कंपाउंड को हम लोग मोल्टेन स्टेट यानी कि लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर देंगे तो इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो बिल्कुल हमारा पास होगा। क्यों होगा? क्योंकि मोल्टेन स्टेट में दोनों चार्ज, दोनों आयन एक दूसरे के हाथ को छोड़ देता है और पूरे लिक्विड में वो भटकता रहता है, और भटकने का मतलब ही है कि जब बिजली पास करेंगे तो बिजली पास हो जाएगा। तो दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल पूछते हैं, आयनिक कंपाउंड में जो आपस में उसके जो पार्टिकल्स मिले हुए हैं उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कब ज़्यादा होगा? सॉलिड में या लिक्विड में? नहीं, सॉलिड में। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब हो गया कि वो टाइटली पैक करके रख रहे हैं, तो सॉलिड में होंगे। सॉलिड हमारा कोई भी चीज़ क्यों होता है? क्योंकि उसके पार्टिकल आपस में बहुत ही टाइटली एक दूसरे के हाथ के पकड़ को रखता है। लेकिन लिक्विड में वही क्या कर देता है? एक दूसरे का हाथ छोड़ देता है, इसीलिए कोई चीज़ लिक्विड हो जाता है। ठीक है ना? चलिए, इस तरीके से हमारा ये प्रॉपर्टी भी खत्म हुआ यानी कंपाउंड का। उसके बाद है हमारा अकरेंस ऑफ मेटल्स। अकरेंस ऑफ मेटल्स में हम लोग ये पढ़ेंगे कि आखिर मेटल्स नेचर में किस तरीके से है और किस तरीके से हम लोग पा सकते हैं उसको। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग ध्यान से समझेंगे, क्योंकि आज से हमारा और अभी के क्लास से और अभी से हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होने जा रहा है। और यदि आपके पास सामने में NCERT बुक है तब तो फिर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है। कोई बात नहीं, सब चीज़ हमको लोग यहाँ पे समझते हुए चलेंगे। देखिए, अकरेंस ऑफ मेटल्स में हम लोगों को बेसिकली ये पढ़ना होता है ना, मेन हेडिंग हमारा अकरेंस ऑफ मेटल्स है। इसके अंदर आपको छोटा छोटा टॉपिक मिलता रहेगा। इसमें हम लोगों को बेसिकली ये पढ़ना होता है कि आखिर कोई भी मेटल हमको मिलता कैसे है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि मेटल धरती के ऊपर रखा हुआ है, गए उसको लेकर घर में आए और उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिए, ऐसा तो नहीं है। तो सवाल है कि सर आखिर मेटल किस तरीके से हमको मिलेगा। ठीक है, चलिए इसी के बारे में हम लोग आज सीखेंगे। सबसे पहला पॉइंट लिखा गया है, द अर्थ क्रस्ट इज द मेजर सोर्स ऑफ मेटल्स।
मेटल्स हमारा चाहे कोई भी हो, आयरन, एल्यूमिनियम, जिंक, फॉस्फोरस, पोटासियम, कोई भी हमारा मेटल हो, हर मेटल कहाँ पे मिलेगा आपको? धरती पे ही मिलेगा, है कि नहीं? ऐसा तो नहीं है ना कि हम कोई मेटल जाके चंद्रमा से उठा के लेके आते हैं, ऐसा तो नहीं है। इसका मतलब हो गया कि ये जो हमारा धरती का ऊपरी हिस्सा है, ऊपरी हिस्सा और धरती के नीचे भी हमारा जो कुछ हिस्सा है, ये मेटल्स का मेजर सोर्स है। यानी कि हम लोग हर एक मेटल यदि कहीं से प्राप्त करते हैं तो अपने धरती से ही प्राप्त करते हैं। या तो वो हमारा धरती के ऊपर हो सकता है, पहाड़ के रूप में, जंगलों में हो सकता है, पानी के नीचे हो सकता है, या फिर ज़मीन के नीचे हो सकता है। तो एक लाइन में यदि कहा जाए तो ये कहा जा सकता है कि हमारा जो पृथ्वी है ये हमारा मेटल्स का मेजर सोर्स है, यानी कि यहीं से हमको हर मेटल मिलता है। लेकिन क्या आसानी से आपको मेटल मिल जाता है? ऐसा है क्या कि पहाड़ों में आयरन पाया गया, आयरन को वहाँ से उठा के घर लेके आ गए, उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इसका मतलब है कि मेटल जब हम लोग कोई भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो इस मेटल को पहले निकाला जाता है, प्योरीफाई किया जाता है, उसके बाद इसको रिफाइन किया जाता है, उसके बाद हमारे मार्केट में आता है तो हम लोग उसको खरीद के इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो इसका मतलब हो गया कि मेटल्स जो है हमारा कहाँ से मिलेगा? धरती से मिलेगा, हमारे अर्थ से मिलेगा। तो अर्थ हमारा एक मेजर सोर्स है मेटल्स का, यहीं से हमको लगभग हर मेटल मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपके सामने ना दो वर्ड आएगा, हालांकि तीन वर्ड आएगा। एक हमारा मिनरल्स आएगा, दूसरा ओर्स आएगा, कुछ देर के बाद आपके सामने एक और वर्ड आएगा, वो हमारा होगा गैंग, GANGUE। हालांकि हमारा बाद में आएगा, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे इसको हर एक चीज़ समझते हुए चलते हैं। सबसे पहले आप समझिए कि मिनरल्स होता क्या है, ओर्स क्या होता है, इन दोनों को आप समझिए। पहले मिनरल समझिए क्या है। द एलिमेंट्स, एलिमेंट्स का मतलब दोनों, मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों। The elements or compounds which occur naturally in the earth crust are known as minerals। मतलब कि इस धरती के ऊपर जो भी मेटल हैं या फिर जो भी नॉन मेटल हैं, ये हमारा यदि नेचुरली पाया जा रहा है इन्वायरमेंट में, तो इसी को हम लोग कह देते हैं मिनरल्स। देखिए, आप मेटल बोलो, नॉन मेटल बोलो, या फिर मेटल नॉन मेटल ना बोल के एक वर्ड आप सिंपली बोल दो मिनरल, बात सेम है। तो मिनरल का मतलब हो गया सिंपल सा मेटल्स और नॉन मेटल्स। लेकिन ये मेटल्स और नॉन मेटल्स कैसे पाए जाएंगे? नेचुरली पाए जाएंगे, वो भी अपने आप इन्वायरमेंट में पाए जाएंगे, तो वही हम लोग उसको मिनरल्स कहेंगे। तो आपका मन करे तो मिनरल्स कह दीजिए, आपका मन करे तो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों को एक साथ बोल दीजिए, कोई दिक्कत इसमें? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। तो मिनरल्स का सिंपल सा मतलब है मेटल्स और नॉन मेटल्स। तो यदि मान लीजिए कि आपको दोनों एक साथ बोलने का मन नहीं कर रहा है, मेटल्स और नॉन मेटल्स, तो आप सिंपली मिनरल्स बोल दीजिए, तो सामने वाला समझ जाएगा कि अच्छा मेटल्स और नॉन मेटल्स का ये बात कर रहा है, कोई दिक्कत इसमें? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। तो मिनरल्स का मतलब मेटल्स और नॉन मेटल्स हो गया, जो कि धरती पे पाए जाएंगे, वो भी बिल्कुल नेचुरली पाए जाएंगे। अब सवाल है कि सर ये और क्या होता है? देखिए, दोज मिनरल्स यानी कि मेटल्स और नॉन मेटल्स फ्रॉम विच द मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली आर कॉल्ड ओर्स। चलिए, और के बारे में आपके बुक में ना बहुत कम लिखा गया है, लेकिन आप और के बारे में थोड़ा सा और समझिए होता क्या है। इसको ना टोटल हम डिफाइन करते हैं, आप ध्यान से समझिएगा इसको, आखिर ये क्या कह रहा है। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा कोचिंग है, ठीक है? इस कोचिंग के नीचे पाया गया कि सोने का एक खदान है। सपोज कीजिए आप कोचिंग है और साइंटिस्ट ने पता किया, खोजबीन किया, तो उनको पता चला कि इस कोचिंग के नीचे ना एक सोने का खदान है, यानी कि सोने का बहुत बड़ा माइन है। अब साइंटिस्ट क्या करेगा? इस बिल्डिंग को तोड़ेगा, सोने को निकालने के लिए क्या करेगा? वो जेसीबी को बुलाएगा, और जेसीबी क्या करेगा? ज़मीन को खोद के सोना बाहर निकालेगा। तो जो सोना बाहर निकाला, क्या वो सोना प्योर सोना है, प्योर गोल्ड है? बिल्कुल भी नहीं। पहले जब वो निकालेगा ना बाहर, तो सोना तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसमें सोना कौन है, मिट्टी कौन है, पत्थर कौन है, बालू कौन है, कंकड़ कौन है, आपको पता ही नहीं चलेगा। इसका मतलब हो गया कि जब पहली बार हम लोग ज़मीन को खोद के कोई चीज़ बाहर निकालते हैं तो वो हमारा ओर कहलाता है। क्या कहलाएगा? ओर कहलाएगा। अब उस ओर में जो गंदगी प्रेजेंट है, धूल, मिट्टी, बालू, ये सब जो प्रेजेंट है, उसको हम लोग गैंग कहते हैं। गैंग के बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन आप फिलहाल समझिए कि पहली बार आपने जो धरती को खोदा, कुछ चीज़ आपने बाहर निकाला, उसको हम लोग कह देंगे सिंपली ओर, ठीक है? उस ओर में जो गंदगी आपको दिख रहा है, धूल, मिट्टी, बालू, ये सब जो दिख रहा है, उसको हम लोग कह देते हैं गैंग, ठीक है?
अब उस गैंग को साफ करके धूल मिट्टी को हटा के आपको पूरा का पूरा क्या मिलेगा, मेटल्स और नॉन मेटल्स मिलेगा, यानी कि आपको गोल्ड मिल जाएगा, तो वही हमारा मिनरल्स कहलाएगा। तो यहाँ पे ना एक बिल्कुल प्रोसेस है, इस प्रोसेस के साथ आपको समझना है। मतलब कि हमने ज़मीन को किस मकसद से खोदा कि भैया हमको सोना मिल जाए, मतलब कि हमारे कोचिंग के नीचे जो सोने का खदान पाया गया, इसका मतलब है कि हमको सोने का मेरा मकसद है मेन कि हाँ हमको सोना मिल जाए। तो हमने क्या किया, बिल्डिंग को तोड़ा, जेसीबी को बुलाया, हमने ज़मीन से खोद के मिट्टी को बाहर निकाला। तो पहली बार जो आपने बाहर निकाला जेसीबी से, वो पहला वाला गंदगी का जो ढेर आपने बाहर निकाला नीचे से मिट्टी के रूप में, वो पूरा का पूरा आपका ओर कहलाएगा। उस ओर में जो भी धूल मिट्टी गंदगी इम्प्योरिटीज़ मिला हुआ है उसको हमने गैंग कह दिया। अब उसको आप साफ करोगे तो क्या मिलेगा, आपको सोना मिल जाएगा, यानी कि मेटल मिल गया, तो वो अब हमारा कहलाएगा मिनरल। तो इसमें 3 प्रोसेस आपको ध्यान में रखने हैं। पहले हमको मिलता है ओर में हमारा जो गंदगी प्रेजेंट रहता है उसको हम लोग गैंग कहते हैं। गंदगी को ओर से हटा के जो हमको एक प्योर मेटल मिलता है या फिर नॉन मेटल मिलता है तो उसी को हम लोग मिनरल कह देते हैं। कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए, इस तरीके से आपने इस चीज़ को समझ लिया, इसको आप ध्यान से इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा अकरेंस ऑफ मेटल्स। अब आगे बढ़ते हैं। अकरेंस ऑफ मेटल्स में हमारा सबसे पहला छोटा सा टॉपिक है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। अब सवाल है कि आखिर ये हमारा निकलता कैसे है। चल, कैसे निकलेगा भाई, कैसे हम लोग इस मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे अपने धरती से, देखा जाए। इसको समझने के लिए आप अपने सामने वो वाला पेज खोल के रखिए जिसमें रिएक्टिविटी सीरीज लिखा हुआ था, ठीक है, यानी कि रिएक्टिविटी सीरीज आप अपने सामने लाइए दोबारा। चलिए हम आपको बताते हैं कौन सा था। ये वाला जो टेबल बना हुआ था, एक तरफ हमारा मेटल्स लिखे हुए थे, एक तरफ हमारे सिंबल लिखे हुए थे उसके, इसको आप अपने सामने रखेंगे। रिएक्टिविटी सीरीज को आप ध्यान में रखें, आप अपने सामने बुक को खोल के रखिए, जिसके पास बुक है बुक रखिए, जिसके पास नोट्स है उस नोट्स को खोल के रखिए, इसको आप देखिएगा, ठीक है। और जो आप बताएंगे आप उसको भी सुनिएगा। चलिए अब जरा देखा जाए क्या है। इसमें पहला पॉइंट कहा गया है द मेटल्स at the top of the reactivity series are the metals at the bottom of the reactivity series are less reactive। reactivity series में जो हमारे मेटल्स सबसे नीचे हैं, सबसे नीचे बताइए क्या है, सबसे नीचे कौन कौन सा मेटल है। सबसे पहले नीचे गोल्ड है, उसके ऊपर कौन है, सिल्वर है, गोल्ड है, सिल्वर है, यानी कि रिएक्टिविटी सीरीज के सबसे नीचे जो हमारे मेटल पाए जाते हैं वो सबसे लेस रिएक्टिव होते हैं। हमने बगल में लिख भी रखा है, तो वो सबसे लेस रिएक्टिव होते हैं। दे ऑफन फाउंड इन अ फ्री स्टेट ऑफ नेचर, मतलब कि वो इतने कम रिएक्टिव होते हैं, इतने कम रिएक्टिव होते हैं कि उसको इन्वायरमेंट में किसी भी रूप में पाया जा सकता है। देखो आप ना अब इसको ऐसे समझो, जो चीज़ बहुत ही कम रिएक्टिव है उसको इन्वायरमेंट में कहीं भी रख दो, वो किसी के साथ जल्दी रिएक्ट नहीं करता है। तो जो हमारे रिएक्टिविटी सीरीज में जो सबसे नीचे मेटल पाए जा रहे हैं वो फ्री स्टेट ऑफ नेचर में आपको मिल जाएंगे, मतलब कि धरती के ऊपर कहीं भी आपको पड़ा हुआ मिल जाएगा। क्यों मिल रहा है वो चीज़, क्योंकि वो जल्दी किसी के साथ रिएक्ट ही नहीं करता। इन्वायरमेंट में धूप आए, बरसात आए, पानी आए, कुछ भी आ जाए, वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता है। तो इसका मतलब हो गया कि रिएक्टिविटी सीरीज में जो हमारा मेटल सबसे टॉप में है वो फ्री स्टेट ऑफ नेचर में मिलेगा, मतलब कि ऐसे ही इन्वायरमेंट में वो खुला है, कहीं पे भटका रहा है, कहीं पे पड़ा हुआ है, ऐसे ही वो मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि वो किसी के साथ जल्दी रिएक्ट नहीं करता है। अब ऑब्वियस सी बात है ना, जो बहुत रिएक्टिव होगा क्या वो ऐसे ही आपको मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि यदि रिएक्टिव चीज़ इन्वायरमेंट में ऐसे ही पड़ा हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है कि कहीं ना कहीं अचानक कभी ना कभी बहुत भयंकर विस्फोट हो सकता है रिएक्ट करके। तो जो कम रिएक्टिव वाले मेटल है वो कहीं भी मिल जाएंगे आपको, लेकिन जो ज़्यादा रिएक्टिव वाले मेटल हैं वो आपको कहीं भी नहीं बल्कि एक प्रोटेक्टेड जगह पे मिलेगा, यानी कि बिल्कुल एक खास जगह पे मिलेगा। चलिए उसके बारे में भी देखते हैं। एग्जाम्पल हमारा क्या था, जो सबसे लेस रिएक्टिव है, गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम है, कॉपर है, ये सब। अच्छा आपके रिएक्टिविटी सीरीज में प्लेटिनम नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लेटिनम उसके नीचे आएगा, इसके लिए आप घबराइए मत। मतलब कि गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, कॉपर ये कुछ ऐसे मेटल हैं जो कि रिएक्टिविटी सीरीज के सबसे नीचे में होते हैं और ये बहुत ही कम रिएक्टिव होता है, इसीलिए ये हमारे फ्री स्टेट ऑफ नेचर में यानी कि कहीं भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। द मेटल्स एट द टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज आर मोर रिएक्टिव, लेकिन वो मेटल जो मेटल आपके रिएक्टिविटी सीरीज के सबसे टॉप पे है वो कैसा था, बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव था। अब चूंकि वो इतना खतरनाक है, इतना रिएक्टिव है, तो वो खुले
इन्वायरमेंट में तो नहीं मिल सकता, क्योंकि आप सपोज कीजिए यदि वो खुले इन्वायरमेंट में मिल जाए तो हर समय आपको हर जगह पे विस्फोट होता हुआ नजर आएगा, है कि नहीं। कोई हमारा मेटल है जो कि पानी के साथ बहुत गंदा रिएक्ट करता है, कोई हवा के साथ बहुत गंदा रिएक्ट करता है, इसीलिए जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है हमारे, वो इन्वायरमेंट में कहीं भी खुले नेचर में नहीं मिलते हैं। अब फिर सवाल है कि वो कहाँ मिलेगा। देखो, दे आर नॉट फाउंड इन अ फ्री स्टेट ऑफ नेचर, ये खुले इन्वायरमेंट में नहीं मिलते हैं। ये कहाँ पे मिलेंगे? बेसिकली आपको पहाड़ों के अंदर मिल जाएंगे, जमीन के अंदर मिल जाएगा, मतलब कि बेसिकली इन्वायरमेंट में खुला आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बहुत रिएक्टिव होता है। हो सकता है ना किसी के साथ ये रिएक्ट करके बड़ा धमाका कर दे, इसीलिए जल्दी खुले आसमान में आपको नहीं मिलेगा। आगे इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। इसमें से सोडियम और पोटासियम तो इतना रिएक्टिव होता है कि आप इसको केवल हवा में रख दो, बहुत गंदा ये विस्फोट कर देगा, ठीक है ना। इसीलिए खुले इन्वायरमेंट में जल्दी नहीं मिलता है। ये हमारे पहाड़ों के अंदर में, जमीनों के अंदर में मिलेगा, इन्वायरमेंट में खुले नेचर में नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते हैं फिर। द मेटल्स इन द मिडिल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज आर मॉडरेटली रिएक्टिव। लेकिन जो मेटल हमारे रिएक्टिविटी सीरीज के मिडिल में है, जो बीच में है, जैसे कौन सा था हमारा बीच में? जिंक, आयरन, लीड, ये सब था। तो ये सब ना ही आपको धरती के ऊपर मिलेंगे, ना ही धरती के नीचे मिलेंगे, मतलब ये मिड वाले हैं। तो कभी कभार आपको ये ऊपर भी मिल सकता है, कभी कभार नीचे भी मिल सकता है। तो वो यहाँ पे लिखा गया था कि दे आर ऑफन फाउंड इन अर्थ क्रस्ट एज ऑक्साइड, सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स। यानी कि कभी कभार ये आपको, चूंकि ये उतना भी रिएक्टिव नहीं होता क्योंकि ये बीच वाला है, तो कभी कभार आपको ये खुले इन्वायरमेंट में भी मिल जाएगा, या फिर कभी कभार ये आपको धरती के अंदर में, पहाड़ों के अंदर में भी मिल सकता है। लेकिन ये कभी भी अपने प्योर फॉर्म में नहीं मिलेगा आपको। जैसे जिंक कभी प्योर फॉर्म में नहीं मिलेगा, आयरन कभी प्योर फॉर्म में नहीं मिलेगा, लीड कभी प्योर फॉर्म में नहीं मिलेगा। ये किस फॉर्म में मिलता है? ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट के फॉर्म में मिलेगा। मतलब कि जिंक ऑक्साइड, जिंक सल्फाइड, जिंक कार्बोनेट, या फिर आयरन ऑक्साइड, आयरन सल्फाइड, आयरन कार्बोनेट, या फिर लीड ऑक्साइड, या फिर लीड सल्फाइड, या फिर लीड कार्बोनेट, इस रूप में इन्वायरमेंट में मिलते हैं। फिर इनसे हमको क्या करना पड़ता है? अलग करके प्योर जिंक, आयरन और लीड हमको बाहर निकालना पड़ता है। अब इसको निकालने का भी तरीका हमारे पास है, जो कि हम लोगों को आगे पढ़ना है। कोई दिक्कत इसमें? बात समझ में आई है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो इसमें ना बहुत कुछ, यदि आपको याद ना रहे तो सिंपली आप यहाँ पे याद रखिएगा कि रिएक्टिविटी सीरीज में जो सबसे नीचे हमारे मेटल हैं वो इन्वायरमेंट में कहीं भी मिल जाएंगे, जो सबसे टॉप पे है वो जल्दी कहीं पे नहीं मिलेगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। लेकिन जो बीच वाले मेटल हैं वो कहीं पे मिलेगा, कहीं पे नहीं मिलेगा, क्योंकि वो बीच वाले हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लेकिन जो बीच वाले हमारे हैं मेटल, वो कभी भी अपने प्योर फॉर्म में नहीं मिलेगा। वो किस फॉर्म में मिलेगा? ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट के रूप में मिलेगा, ठीक है। उससे फिर हमको उसको प्योर फॉर्म में लाना पड़ता है, प्योरीफाई करके। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। Thus, on the basis of reactivity, we can group the metals into the following 3 categories. तो इस बेसिस पे हम लोग, यानी कि रिएक्टिविटी के बेसिस पे हम लोग अपने मेटल को 3 अलग अलग कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहला, मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी, यानी कि मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी का मतलब जो जल्दी रिएक्ट नहीं करता। उसके बाद मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, जो जल्दी रिएक्ट कर जाता है। और मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, मतलब कि जो हमारा रिएक्टिविटी सीरीज में मिडिल में होते हैं मेटल, वो हो गया हमारा। तो यहाँ पे हम लोगों ने मेटल को अपने 3 अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी, कि वो रिएक्ट करेगा कि नहीं करेगा, कम करेगा, बेसी करेगा। इस बेसिस पे हमने मेटल को 3 अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद यहाँ पे कहा गया है कि सेवरल स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फॉलिंग इन ईच कैटेगरी। अब इन तीनों कैटेगरी में हमारा जो भी मेटल है, इसको हम लोगों को प्योर फॉर्म में लाने के लिए अलग अलग मेथड है। उस अलग अलग मेथड के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। मतलब कि अभी तक आपने केवल ये समझा है कि कौन से मेटल कितने रिएक्टिव हैं, कितने कम रिएक्टिव, कितने ज़्यादा रिएक्टिव हैं। अब लेकिन आपको ये समझाया जाएगा कि जो मेटल कम रिएक्टिव है, जो मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है, जो मीडियम रिएक्टिव है, उसको हम लोग किस तरीके से अचीव करेंगे, कैसे हम लोग उसको बाहर निकालेंगे, कैसे उस मेटल को हम लोग प्राप्त करेंगे। तो इसको प्राप्त करने के लिए हमारे पास अलग अलग मेथड है, अलग अलग प्रोसीजर है। इसके बारे में हम लोग अब एक एक करके चले जानते हैं। इसको जानने से पहले आपके सामने एक टॉपिक आएगा, उसको भी पढ़ लेते हैं हम लोग छोटा सा। इनरिचमेंट ऑफ ओर्स। यहाँ पे ना बेसिकली ओर के बारे में बताया जाएगा आपको, और इसमें वही बात है जो हमने आपको अभी तुरंत कुछ देर पहले बताया।
ओर के बारे में बताया जाएगा, गैंग के बारे में बताया जाएगा, और आपको इसमें मिनरल्स के बारे में भी बताया जाएगा। उस वही बात है जो हमने बताया है एक बार, लेकिन फिर भी देख लेते हैं इसमें है क्या। कहा गया है ओर्स आर माइंड फ्रॉम द अर्थ आर यूजुअली कंटामिनेटेड विथ लार्ज अमाउंट्स ऑफ इम्प्योरिटीज सच एज सैंड, सॉइल एक्सेट्रा कॉल्ड गैंग। वही बात है, जब हम लोग कोई भी चीज़ धरती से पहली बार बाहर निकालते हैं मेटल्स को प्राप्त करने के लिए, तो जो हमने पहली बार बाहर निकाला उसको हम लोग क्या कह देंगे, ओर कह देंगे। और ओर हमारा बहुत ही गंदा होता है। कंटामिनेटेड का मतलब है, यहाँ पे एक वर्ड इस्तेमाल किया गया है आपके एनसीईआरटी बुक में, कंटामिनेटेड, मतलब कि जैसे आप सपोज कीजिए आपने कहीं पे देखा होगा कि जब हम लोग ज़मीन को खोदते हैं जेसीबी के द्वारा, तो जब वो मिट्टी बाहर निकालता है तो मिट्टी कितना गंदा होता है पहले, है ना। तो वही बात है कि जब हम लोग कोई भी जगह पे चीज़ों को खोदते हैं मेटल्स को प्राप्त करने के लिए, तो पहली बार जो हमने बाहर निकाल के रख दिया वो हमारा ओर कहलाएगा। और चूंकि ओर है तो बिल्कुल वो गंदा है, उसमें धूल है, मिट्टी है, बालू है, हर चीज़ मिला हुआ है उसमें, उस गंदगी वाले चीज़ों को हमने क्या कह दिया, गैंग कह दिया। कोई दिक्कत नहीं इसमें, आगे बढ़ते हैं। फिर गैंग का यहाँ पे हमने डेफिनेशन भी लिख दिया है। द अनवांटेड इम्प्योरिटीज लाइक सैंड, सॉइल एक्सेट्रा आर प्रेजेंट इन एन ओर कॉल्ड गैंग। तो ओर में जो हमारा धूल, मिट्टी, बालू, इम्प्योरिटीज मिला हुआ है उसी को हम लोग कह देते हैं गैंग। अब हम लोग क्या करेंगे, इस गैंग को ओर से साइड करेंगे, उसके बाद फिर हमको क्या मिलेगा, मिनरल्स मिलेगा, मतलब कि मेटल्स और नॉन मेटल्स मिलेगा। वही बात है जो हमने कहा था आपको। द इम्प्योरिटीज मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम द ओर प्रायर टू द एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल। यानी कि यदि आपको मेटल प्राप्त करना है तो मेटल प्राप्त करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उस ओर से उस गैंग को यानी कि उस इम्प्योरिटीज को हटाना पड़ेगा, तब जाके आपको पूरा का पूरा मेटल या फिर नॉन मेटल मिलेगा। द प्रोसेस used for removing the gang from the ore are based on the differences between the physical or chemical properties of the gang and the ore। मतलब कि अलग अलग प्रकार के ओर से गैंग को हटाने का हमारा अलग अलग मेथड है। यानी कि अब यहाँ पे आप ये नहीं कर सकते हैं कि जैसे सपोज कीजिए कि हमारे कोचिंग के नीचे जो हमने एग्जांपल दिया आपको कि सोने का खदान पाया गया, उस सोने के खदान को हमने बाहर निकाला, पहली बार हमने उसको ओर कह दिया, उसमें जो गंदगी प्रेजेंट था हमने उसको गैंग कह दिया। अब उस गैंग से यानी कि उस ओर से गैंग को साफ करने के लिए जो आपने मेथड लगाया, क्या वही मेथड हमने सभी प्रकार के ओर में लगाना है? नहीं, मतलब कि हर एक प्रकार के मेटल को प्राप्त करने के लिए उसके ओर में से गैंग को हटाने के लिए हम लोग हर बार अपना अलग अलग मेथड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। वही बात इसमें लिखा गया था। उसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे हम लोग अपना अलग अलग मेथड लगाते हैं, ओर से गैंग को बाहर निकालते हैं और उसके बाद फिर हमको मेटल मिल जाता है। तो ये वाला हमारा इनरिचमेंट ऑफ ओर भी टॉपिक खत्म होता है। इसमें आपको बहुत कुछ ध्यान में नहीं रखना है, तो बस आप इतना ध्यान में रखिएगा कि सबसे पहली बार यदि हम लोग कोई चीज़ को खोद के बाहर निकालते हैं, खुदाई करके बाहर निकालते हैं, तो हमारा ओर कहलाता है। ओर में बहुत ज़्यादा गंदगी रहता है, उसको हम लोग गैंग कह देते हैं, और गैंग को साफ करके ही हमको मेटल मिलता है, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे हमारा शुरू होता है अलग अलग प्रकार के मेटल्स को बाहर निकालने का अलग अलग मेथड, ठीक है ना। तो जिसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास से शुरू करेंगे, एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स लो इन दी एक्टिविटी सीरीज। ये वाला टॉपिक हमारा अगले वाले क्लास में होगा। चलिए मिलते हैं अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच। आज का हमारा टॉपिक है एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स लो इन दी एक्टिविटी सीरीज। देखिए यहाँ पे ना आपके सामने यदि एक्टिविटी सीरीज बोले तो इसको आपको समझना है कि वो रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में ही बात कर रहा है, जिसमें कि हमारा एक टेबल बना हुआ था, उसमें हमारा जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल था वो टॉप में दिया हुआ था और सबसे कम वाला नीचे दिया हुआ था। तो एक्टिविटी सीरीज बोले या फिर रिएक्टिविटी सीरीज बोले, दोनों का मतलब आपको यहाँ पे सेम समझना है। तो बेसिकली हम लोग इस टॉपिक में ये पढ़ने जा रहे हैं कि देखिए यहाँ पे साफ लिखा हुआ है एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स लो इन दी एक्टिविटी सीरीज, यानी कि हमारे रिएक्टिविटी सीरीज में जो सबसे लो वाले मेटल हैं, यानी कि जो सबसे नीचे वाले हमारे मेटल पाए जा रहे हैं, यानी कि सबसे जो कम रिएक्टिव वाला है, उसको किस प्रकार से हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, किस तरीके से हम लोग उसको प्राप्त करते हैं, उसी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हमारा आएगा मिडिल वाला, उसके बाद फिर टॉप वाला आएगा, सब आएगा। मतलब कि यहाँ पे हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे कि रिएक्टिविटी सीरीज में जो सबसे नीचे वाला मेटल है उसको कैसे प्राप्त करेंगे, जो मिडिल वाला मेटल है उसको कैसे प्राप्त करेंगे, और जो टॉप वाला मेटल है उसको हम लोग उसको कैसे प्राप्त करेंगे। तो तीनों के बारे में हम लोग एक एक करके देखेंगे कि तीनों प्रकार के मेटल्स को हम लोग किस तरीके से प्राप्त करते हैं, किस तरीके से एक्सट्रैक्ट करते हैं। लेकिन
आज पढ़ेंगे कि रिएक्टिविटी सीरीज में जो हमारा सबसे मेटल लो वाले हैं, यानी कि जो सबसे नीचे पाया जाता है, उसको किस प्रकार से हम लोग अपना एक्सट्रैक्ट करते हैं देखा जाए। सबसे पहले इसमें कहा गया कि मेटल्स विच आर एट लो इन दी एक्टिविटी, यानी कि रिएक्टिविटी सीरीज आर वेरी अनरिएक्टिव। बिल्कुल सही बात है। इसमें यह कहा गया है कि जो मेटल हमारे रिएक्टिविटी सीरीज के सबसे नीचे पाया जाता है वो बिल्कुल अनरिएक्टिव होता है, मतलब कि वो जल्दी किसी के साथ रिएक्ट करना पसंद नहीं करता है। ये बिल्कुल सही बात है, हम लोग जानते भी हैं टेबल के हिसाब से। आगे उसके बाद द ऑक्साइड्स ऑफ दीज मेटल्स कैन बी रिड्यूस्ड टू मेटल्स बाय हीटिंग। फॉर एग्जांपल सिनेबार। अच्छा, इसको ना थोड़ा सा एग्जांपल देके समझाएंगे, लेकिन फिलहाल अभी आप यहाँ पे समझिए क्या कहा जा रहा है कि ये ना कैसे प्राप्त होता है। जब हम आपको यहाँ पे एग्जांपल देंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। लेकिन ऊपर में क्या कहा गया है, ऊपर में कहा गया है कि मेटल्स जो कि हमारे बिल्कुल रिएक्टिविटी सीरीज के नीचे पाया जा रहा है, उसको हम लोग प्राप्त करते हैं उसके ऑक्साइड को हीटिंग देके। एग्जाम्पल देंगे, अभी आपको पूरा समझ में आ जाएगा। यहाँ पे एग्जाम्पल आपके बुक में दिया गया है सिनेबार का। सिनेबार इज एन ओर ऑफ मरकरी, यानी कि सिनेबार का यहाँ पे सिंबल भी लिखा हुआ है HGS, ठीक है। HGS ये हमारा सिनेबार का सिंबल है, और यही सिनेबार है, ये हमारा सिनेबार बेसिकली ओर है किसका मालूम है, मरकरी का। समझिए ध्यान से, मरकरी भी हमारा क्या है, मेटल है, और चूंकि मरकरी भी मेटल है तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, कहीं ना कहीं से तो बाहर निकालेंगे। यानी कि हम लोग कोई भी मेटल पहली बार कहाँ से बाहर निकालते हैं, उसके ओर से निकालते हैं। तो मरकरी का ओर हमारा क्या है, सिनेबार उसका नाम है। तो सिनेबार से हम लोग बाहर निकालते हैं अपना मेटल मरकरी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। व्हेन इट इज हीटेड इन एयर इट इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू मर्क्यूरिक ऑक्साइड, यानी कि HgO, देन मर्क्यूरिक ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू मरकरी यानी कि Hg ऑन फर्दर हीटिंग। चलिए यहाँ तक यदि आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो अब यहाँ पे आप मेरे बातों को समझिए कि आखिर ये किस तरीके से हमको मरकरी मेटल मिलता है। देखिए, इसमें बेसिकली आपको ये बताया गया है कि हमारा जो मरकरी मेटल है ये रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे पाया जाता है, यानी कि ये बहुत ही कम रिएक्टिव वाले मेटल है हमारे। तो इसको कैसे हम प्राप्त करेंगे, इसको कहा गया है किस तरीके से प्राप्त करने के लिए। देखिए, सबसे पहली बात तो यहाँ पे ये कहा गया है कि मरकरी हमारा इन्वायरमेंट में किस रूप में पाया जाएगा, सिनेबार के रूप में पाया जाएगा, क्योंकि मरकरी का ओर हमारा क्या है, सिनेबार है। इसका मतलब हो गया कि यदि हमको मरकरी प्राप्त करना है तो मरकरी हमको प्राप्त करना होगा इसके ओर से, क्योंकि हर मेटल किससे प्राप्त होता है, उसके ओर से ही प्राप्त होता है। तो मरकरी का ओर का नाम क्या है, सिनेबार, ठीक है। अब इस सिनेबार को आप क्या करोगे, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करोगे। चलिए ऊपर वाला आप पूरा स्टेटमेंट छोड़ दीजिए, आपने क्या उसमें पढ़ा। यदि आप इसको समझ गए एग्जाम्पल को तो ऊपर में भी वही चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है। समझिए, हमको यहाँ पे प्राप्त करना है मरकरी को, और मरकरी हमारा रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे पाया जाता है, ठीक है। कैसे प्राप्त करेंगे, पहली बात तो आपको ये मालूम है कि हर प्रकार का मेटल किससे प्राप्त होगा, उसके ओर से प्राप्त होगा। तो यहाँ पे मरकरी का ओर हमारा क्या है, सिनेबार यानी कि HGS है। तो सबसे पहले आप मरकरी के ओर को यानी कि HGS को, सिनेबार को, जो भी आप कह लीजिए, उसको आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट देंगे तो आपको दो चीज़ मिलेगा, HgO और SO2। SO2 हमारा यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड है, जो कि एक गैस होता है, जो कि इन्वायरमेंट में मिल जाएगा, ठीक है। अब आपके पास केवल बचेगा क्या, HgO बचेगा, यानी कि मर्क्यूरिक ऑक्साइड बचेगा, ठीक है। अब आप क्या करो, क्या अभी भी आपको कंप्लीट मरकरी मिला, नहीं मिला। अब आप इस HgO को दोबारा हीट दो, इसी HgO को यानी कि इसी मर्क्यूरिक ऑक्साइड को आप दोबारा हीट दो। दोबारा आप हीट दोगे तो इसमें आपको दो चीज़ देखने को मिलेगा, Hg जो कि मरकरी है और हमारा O2 जो कि ऑक्सीजन है, ये तो हमारा इन्वायरमेंट में मिल जाएगा। तो अब आपके सामने प्योर मेटल मिल चुका है, कौन सा, मरकरी, Hg। तो अब यहाँ पे ये जो प्रोसेस आपने किया, यही प्रोसेस हमारा हर प्रकार के मेटल के साथ होता है, लेकिन केवल किसके साथ, जो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे पाए जाएंगे, केवल उसके साथ। कोई दिक्कत इसमें। चलिए, तो इस तरीके से आपने यहाँ पे ये चीज़ समझ लिया। आगे बढ़ते हैं फिर, इसमें कोई दिक्कत समझने में, बात समझ में आई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसको यदि हमको एक लाइन में डिफाइन करना हो कि आपने इतने दूर में क्या समझा, तो आपने इतने दूर में ये समझा कि देखो, जो रिएक्टिविटी सीरीज में हमारे मेटल सबसे नीचे में पाए जाते हैं, सबसे बॉटम में पाए जाते हैं, उसको हम लोग निकालते हैं, सबसे पहले हीट देते हैं तो वो अपने ऑक्साइड में आता है, यानी कि उसके ओर को जब हम लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट देते हैं तो सबसे पहले हमारे ऑक्साइड के रूप में आता है। ऑक्साइड का मतलब हो गया, जैसे यहाँ पे हमारा मर्क्यूरिक ऑक्साइड था, ऑक्साइड के रूप में आ गया। अब दोबारा जब हम लोग अपने इस ऑक्साइड को
हीट देंगे तब जाके हमको पूरा का पूरा मेटल मिलेगा, तभी जाके हमारा यहाँ पे मरकरी मिला है, ठीक है ना। और ये मरकरी हमारा एक कंप्लीट मेटल है। उसी प्रकार से सिमिलरली कॉपर विच इज फाउंड एज Cu2s इन नेचर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम इट्स ओर बाय जस्ट हीटिंग इन एयर। इसी प्रकार का एक और हमारा एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है Cu2s का। यहाँ पे बात कहा गया है कॉपर के बारे में। ऊपर में आपने पढ़ा मरकरी के बारे में कि मरकरी कैसे मिलेगा, और सवाल है कि हमको कॉपर कैसे मिलता है। चलिए कॉपर के बारे में भी देखते हैं। अच्छा एक बात बताइए, सबसे पहले मरकरी का ओर का नाम क्या है? सीने बार, उसका सिंबल क्या है? Hgs। उसी प्रकार से कॉपर का जो ओर है उसका सिंबल है Cu2s, ठीक है। तो अब Cu2s से ही हमको क्या मिलेगा? कॉपर मिलेगा, ठीक है। अब कैसे मिलता है, देखो आप क्या कर रहे हो, Cu2s को यानी कि कॉपर के ओर को आप हीट कर रहे हो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो आपको यहाँ पे दो चीज़ देखने को मिल रहा है। पहला Cu2O यानी कि कॉपर ऑक्साइड, और दूसरा आपका सल्फर डाइऑक्साइड जो कि हमारा गैस है, एनवायरनमेंट में मिल जाएगा। तो आपके पास मेन यहाँ पे आया क्या? कॉपर ऑक्साइड आया। अब आप दोबारा क्या करोगे, इस कॉपर ऑक्साइड को दोबारा हीट दोगे, Cu2O को, कॉपर को आप दोबारा हीट दोगे। लेकिन अब जब आप इसको हीट दोगे ना, तो इसके साथ दोबारा थोड़ा सा मात्रा में इसका जो ओर था उसको भी आप यहाँ पे मिलाएंगे। अब इन दोनों को मिला के आप कंप्लीट हीट देंगे, तब जाके आपको कंप्लीट कॉपर मिलेगा। देखो तरीका ऊपर वाला ही है, सेम टू सेम ऊपर वाला ही तरीका है, बस नीचे में आपने क्या किया, कॉपर ऑक्साइड के साथ आपने इसके ओर को थोड़ा सा मिला दिया, उसके बाद आपने हीट दिया, तो जाके आपको कॉपर और सल्फर डाइऑक्साइड मिला। और चूंकि सल्फर डाइऑक्साइड हमारा एक गैस है तो एनवायरनमेंट में मिल जाएगा। कोई दिक्कत जाना समझने में? बात समझ में आई है? कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा मेटल रिएक्टिविटी सीरीज के सबसे नीचे पाया जाता है, सबसे पहले हम लोग उसके ओर को हीट दे के कन्वर्ट करते हैं उसके ऑक्साइड में, और फिर दोबारा उसके ऑक्साइड को हीट देते हैं, तब जाके हमको पूरा का पूरा मेटल मिलता है। तो ये हमारा मेटल निकालने का तरीका हो गया, एक्सट्रैक्ट करने का तरीका हो गया। कौन सा मेटल? वो मेटल जो रिएक्टिविटी सीरीज के सबसे नीचे पाए जा रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं ना इसमें? चलिए आगे बढ़ जाते हैं फिर। तो ये वाला हमारा टॉपिक खत्म होता है। सेकेंड है हमारा एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स इन द मिडिल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज। अब हम लोग उसको प्राप्त करेंगे, उस प्रकार के मेटल को जो हमारे रिएक्टिविटी सीरीज के मिडिल में पाया जा रहा है। मिडिल में आप अपने रिएक्टिविटी सीरीज को पलट के देखिए, मिडिल में कौन सा पाया जा रहा है, आपको मालूम चल जाएगा, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। क्या है इसमें? इसमें कहा गया है, सबसे पहला बात वही है कि मेटल्स विच आर मिडिल इन द रिएक्टिविटी यानी कि एक्टिविटी सीरीज आर मॉडरेटली रिएक्टिव। आपने ये पढ़ लिया है अब कि जो मेटल हमारे रिएक्टिविटी सीरीज के मिडिल में पाए जाते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता है और कम भी नहीं होता, बिल्कुल वो बीच वाला होता है, ठीक है, ये आप जानते हैं। आगे दे आर यूजुअली प्रेजेंट एज सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स इन नेचर। ये कभी भी नेचर में प्योर फॉर्म में नहीं मिलेगा, ये हमेशा किस फॉर्म में मिलेगा? अपने सल्फाइड के फॉर्म में मिलेगा, और ये अपने हमेशा कार्बोनेट के रूप में मिलता है। अब आगे बढ़ जाते हैं। फिर यहाँ पे आपको याद रखना है, आपसे पूछा जाएगा कि जो हमारे मॉडरेटली वाले रिएक्टिव मेटल होते हैं यानी कि मिडिल में जो मेटल होते हैं वो इन्वायरमेंट में किस नेचर में होंगे? तो या तो वो सल्फाइड के रूप में होंगे या तो कार्बोनेट के रूप में होंगे। कैसे? देखा जाए आगे। अब यहाँ पे कहा गया है इट इज ईजियर टू ऑब्टेन अ मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड एज कॉम्पेयर्ड टू इट्स सल्फाइड्स एंड कार्बोनेट। यानी कि यदि हम लोग मेटल को बाहर निकालना चाहते हैं, मिडिल वाले मेटल को, तो ज़्यादा अच्छा रहता है कि उसको ऑक्साइड के रूप में बाहर निकाला जाए एज कॉम्पेयर टू सल्फाइड और कार्बोनेट। यानी कि यदि हम लोग उसको सल्फाइड और कार्बोनेट के रूप में बाहर निकालेंगे तो लंबा समय लग जाएगा। तो सबसे पहले आप क्या करो, इस सल्फाइड को या फिर इस कार्बोनेट वाले मेटल को सबसे पहले आप कन्वर्ट करो किसमें? उसके ऑक्साइड के रूप में। उसके बाद फिर आप बाहर निकालो तो आराम से इसको बाहर निकाला जा सकता है। तो अब यहाँ पे आप इस बात को याद रखिएगा कि जो मेटल हमारे रिएक्टिविटी सीरीज के मिडिल में पाए जाते हैं वो इन्वायरमेंट में कार्बोनेट और सल्फाइड के रूप में पाए जाएंगे, लेकिन इसको बाहर निकालने का आसान तरीका ये होता है कि सल्फाइड को और कार्बोनेट को यानी कि मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल सल्फाइड को पहले आप क्या कर दो, ऑक्साइड के रूप में कन्वर्ट कर दो, तब जाके आप इसको बाहर निकालो, आराम से बाहर निकल जाएगा। इसके लिए ना हम एग्जाम्पल भी देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देयरफॉर प्रायर टू रिडक्शन का मतलब क्या?
मेटल को बाहर निकालने से पहले द मेटल सल्फाइड्स एंड कार्बोनेट्स मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू मेटल ऑक्साइड्स। तो यहाँ पे आपने ये समझा कि मेटल सल्फाइड या फिर मेटल कार्बोनेट को बाहर निकालने से पहले आप क्या करो, उसको मेटल ऑक्साइड के रूप में कन्वर्ट कर दो, तब जाके आप बाहर निकालो उस मेटल को, तो आराम से बाहर निकल जाता है। ठीक है, यानी कि हम लोगों को मेटल मिल जाएगा। अब देखते हैं कि आखिर इसमें किस तरीके से कहा गया है, कैसे बताया गया है, क्या है इसमें, समझिए। इसको जब आप ध्यान से पढ़ेंगे ना तो आपको दो टर्म मिलेगा एनसीईआरटी में, एक मिलेगा आपको रोस्टिंग और दूसरा मिलेगा आपको कैल्सिनेशन। ठीक है ना, तो ध्यान से समझिएगा। तो रोस्टिंग के बारे में जब भी बात हो तो इस पॉइंट से लेकर इस एग्जाम्पल तक आप लिखिएगा, और जब भी बात हो कैल्सिनेशन के बारे में तो इस वाले पॉइंट से लेकर इस वाले एग्जाम्पल तक आप लिखिएगा। ठीक है ना, चलिए। एनसीईआरटी में हालांकि दोनों एक ही साथ दे दिया गया है, ब्लू कलर एग्जाम्पल दे दिया गया है उसमें, ब्लू कलर के एग्जाम्पल को कोई बात नहीं, आप यहाँ पे सेपरेट करके लिख लीजिए, और थोड़ा सा ये डिटेल रूप में भी है, समझते हैं क्या है इसमें। तो आपने क्या समझा अभी तक? फिलहाल यहाँ पे हम बार बार आपको एक ही चीज़ इसलिए बता रहे हैं ताकि आप इसको भूल ना जाए। आपको ध्यान में क्या रखना है? ध्यान में यहाँ पे रखना है कि जो भी मेटल हमारे रिएक्टिविटी सीरीज के मिडिल में है वो मेटल हमारे इन्वायरमेंट में हमेशा दो ही रूप में पाए जाएंगे, या तो सल्फाइड के रूप में या तो कार्बोनेट के रूप में। यदि उसको बाहर निकालना है तो सबसे पहले क्या करो, सल्फाइड और कार्बोनेट को उसको ऑक्साइड के रूप में कन्वर्ट कर दो, तब जाके आप उसको बाहर निकालो तो आराम से बाहर निकल जाएगा और अच्छा भी दिखने में लगेगा। चलिए अब यहाँ पे आ जाइए दोबारा, आप अपने दोबारा टॉपिक पे। इसमें कहा जा रहा है पहले, द सल्फाइड ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर, दिस प्रोसेस इज नॉन एज रोस्टिंग। यानी कि जब हम लोग सल्फाइड ओर को, यानी कि सल्फाइड मेटल को ऑक्साइड मेटल में कन्वर्ट कर देते हैं हीट दे के, यही प्रोसेस हमारा कहलाता है रोस्टिंग। आपने क्या पढ़ा कि सबसे पहले आप क्या करो, सल्फाइड को या फिर कार्बोनेट को ऑक्साइड के रूप में कन्वर्ट करो। तो यदि आप सल्फाइड को ऑक्साइड के रूप में कन्वर्ट करते हैं हीट दे के, तो यही प्रोसेस हमारा कहलाता है रोस्टिंग। कोई दिक्कत? अच्छा फिर बताइए, तो कैल्सिनेशन क्या कहलाएगा? इसमें आपने क्या किया, रोस्टिंग में आपने सल्फाइड को कन्वर्ट किया ऑक्साइड में, तो ये हमारा रोस्टिंग कहलाया। तो कैल्सिनेशन में आप क्या करोगे, कार्बोनेट को कन्वर्ट करोगे किसमें, ऑक्साइड में, तो ये हमारा कैल्सिनेशन कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं ना इसमें, तो बड़ा सिंपल है इसको समझना। समझते हैं आगे फिर। अब रोस्टिंग का डेफिनेशन भी हमने यहाँ पे लिख दिया है, इट इज अ प्रोसेस इन विच अ सल्फाइड ओर इज हीटेड स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर टू कन्वर्ट इट इनटू मेटल ऑक्साइड। तो जब हम लोग अपने सल्फाइड ओर को, यानी कि सल्फाइड मेटल को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देते हैं हीट दे के, तो वही प्रोसेस हमारा रोस्टिंग कहलाएगा। ठीक है ना, एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा है ZnS। ZnS का मतलब क्या है, जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड को आपने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट दिया तो क्या बना, जिंक ऑक्साइड बना, और SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड बना। हालांकि ये सल्फर डाइऑक्साइड हमारा गैस है तो इन्वायरमेंट में मिल जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। तो यहाँ से हम लोगों को ये समझ में आ गया कि रोस्टिंग में आपने जिंक सल्फाइड को, यानी कि सल्फाइड मेटल को आपने ऑक्साइड मेटल में कन्वर्ट कर दिया, तो यही हमारा प्रोसेस रोस्टिंग कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं इसमें। इसी प्रकार का हमारा सिमिलर एग्जांपल है कैल्सिनेशन के बारे में। कैल्सिनेशन में आप क्या करते हो, बेसिकली कार्बोनेट को कन्वर्ट करते हो ऑक्साइड में। तो वही बात है यहाँ पे लिखा गया कि द कार्बोनेट ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ लिमिटेड एयर, दिस प्रोसेस इज नॉन एज कैल्सिनेशन। तो जब आप कार्बोनेट मेटल बोलो या फिर कार्बोनेट ओर बोलो, इसको जब आप मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देते हैं तो यही हमारा प्रोसेस कहलाता है कैल्सिनेशन। तो कैल्सिनेशन का यहाँ पे हमने डेफिनेशन भी लिख दिया है, इट इज अ प्रोसेस इन विच अ कार्बोनेट ओर is heated strongly in the presence of limited air to convert it into metal oxide। तो जब हम लोग एक कार्बोनेट ओर को, यानी कि कार्बोनेट मेटल को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो हमारा प्रोसेस कहलाता है कैल्सिनेशन। एग्जांपल हमारे पास है सामने में, ZnCO3 का मतलब क्या है, जिंक कार्बोनेट। तो जिंक कार्बोनेट को आपने हीट दिया, किसमें बदल गया, जिंक ऑक्साइड में बदला, और कार्बन डाइऑक्साइड, हालांकि कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस है वो एनवायरनमेंट में मिल जाएगा, तो आपने बेसिकली जिंक कार्बोनेट को जिंक ऑक्साइड में बदल दिया, तो यही हमारा प्रोसेस कहलाता है कैल्सिनेशन। तो रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में ना कई बार डिफरेंस बिटवीन भी आ जाता है, तो आप इसमें ये लिखिएगा कि रोस्टिंग में बेसिकली हम लोग
सल्फाइड सल्फाइड को मेटल में सल्फाइड को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन कैल्सिनेशन में कार्बोनेट को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। ये हमारा फ़र्क है। और दोनों में एक एग्जांपल दीजिएगा, तब तो फिर सोने पे सुहागा है फिर आपका, कोई दिक्कत इसमें। चलो, तो ये हो गया हमारा रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। तो इसके बीच में डिफरेंस बिटवीन भी आता है, तो आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा, एक डिफरेंस इसमें और आप लिख सकते हैं। रोस्टिंग में हम लोग कन्वर्ट करने के लिए एक्सेस एयर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कैल्सिनेशन में लिमिटेड एयर का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि इसमें आप कम भी दोगे चल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ द मेटल ऑक्साइड्स, यानी कि मेटल ऑक्साइड का मतलब यहाँ पे हमारा क्या है, ZnO, क्योंकि आपने दोनों में देखा, दोनों में जिंक कार्बोनेट में भी आपने देखा और जिंक सल्फाइड में भी आपने देखा, हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, ये जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। तो अब क्या होगा, क्या अभी भी आपको प्योर जिंक मिला? नहीं मिला, उसके साथ तो ऑक्साइड मिला हुआ है, लेकिन हमको क्या चाहिए, प्योर जिंक चाहिए, अकेला जिंक चाहिए। तो अब हमको जिंक कैसे मिलेगा ये देख लेते हैं। देखो, तो नाउ द मेटल ऑक्साइड्स, यानी कि ZnO जिंक ऑक्साइड, आर रिड्यूस्ड टू द कॉरस्पॉन्डिंग मेटल्स बाय यूजिंग सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट्स सच एज कार्बन। अब आप क्या करोगे, आपके पास जो ये ZnO आया है, यानी कि जिंक ऑक्साइड, अब आप इसमें से ऑक्साइड को अलग, जिंक को अलग करने के लिए आप क्या करोगे, इसको बेसिकली अगला प्रोसेस करोगे। अगले प्रोसेस में आपने क्या किया है, जिंक ऑक्साइड के साथ कार्बन को आपने मिलाया है। कार्बन को यहाँ पे मिलाने का मतलब क्या है, कार्बन को यहाँ पे मिलाने का मतलब ये है कि ये क्या करेगा, ये ZnO में से Zn को साइड, यानी कि इन दोनों को बेसिकली अलग कर देगा, और हमारा क्या मिलेगा, Zn प्लस CO। CO का मतलब यहाँ पे हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड है, और कार्बन मोनोऑक्साइड भी हमारा गैस होता है, ये एनवायरनमेंट में मिल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा आपको। तो अब यहाँ पे आपको कंप्लीटली मिल क्या गया, Zn, यानी कि कंप्लीटली आपको जिंक मिल गया। तो यहाँ पे ये जो एग्जांपल आपका बताया गया है पूरा, ये बताया गया है कि जब भी हमको रिएक्टिविटी सीरीज के मिडिल वाले मेटल को बाहर निकालना हो, तो ये हमेशा एनवायरनमेंट में दो ही रूप में पाए जाएंगे, पहला सल्फाइड और दूसरा कार्बोनेट। इन दोनों को पहले क्या करो, ऑक्साइड के रूप में कन्वर्ट करो। ऑक्साइड के रूप में कन्वर्ट करके एक रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है कार्बन, इसका इस्तेमाल करके आप जिंक को प्राप्त कर लो। अच्छा, सवाल आपके मन में आया होगा कि सर क्या हमेशा कार्बन का ही इस्तेमाल करेंगे? नहीं, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे ना बेसिकली वैसा वाला आपको मेटल इस्तेमाल करना है जो कि इन दोनों को क्या कर दे, अलग कर दे। मतलब कि जिंक और ऑक्सीजन से भी हमको यहाँ पे तगड़ा, पावरफुल, यानी कि मोस्ट रिएक्टिव मेटल का इस्तेमाल करना है आप। हाँ, जैसे आगे हमको मिलेगा सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, ये सब। तो यहाँ पे बेसिकली आप एक तरीके से कह सकते हैं कि सर यहाँ पे तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। हाँ, वही चीज़ हो रहा है इसमें, क्योंकि आप अपने रिएक्टिविटी सीरीज में देखो, जिंक और ऑक्सीजन से भी ऊपर आपको मिलेगा कार्बन, मिल रहा है। आप उसमें देखिए अपने रिएक्टिविटी सीरीज में, यहाँ पे बेसिकली हमने कार्बन का इस्तेमाल क्यों किया, क्योंकि कार्बन क्या कर देगा, इन दोनों को तोड़ देगा, और तोड़ेगा तो हमको क्या मिल जाएगा, कंप्लीटली जिंक मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे सवाल आपका ये है कि सर क्या हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे क्या कार्बन ही इस्तेमाल करेंगे? नहीं, इसके जगह पे आप कुछ और भी रिएक्टिव मेटल इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे बिसाइड्स यूजिंग कार्बन, highly reactive metals such as sodium, calcium, aluminum, etc. can also be used as reducing agents for obtaining a metal from its oxide because they can displace metals of lower reactivity from their compounds. तो यहाँ पे कार्बन के जगह पे हम लोग कोई और भी मोस्ट रिएक्टिव मेटल का इस्तेमाल कर सकते हैं इन दोनों को अलग करने के लिए और अपने मेटल को प्राप्त करने के लिए। जैसे आप क्या इस्तेमाल कर सकते हो कार्बन के जगह पे, सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, क्योंकि ये सब हमारा मोस्ट रिएक्टिव मेटल हैं। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद बिसाइड्स यूजिंग दिस रिड्यूसिंग एजेंट्स फॉर ऑब्टेनिंग अ मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैन ऑल्सो बी यूज्ड। चलिए मान लीजिए कि आपको ना ये सब भी सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, ये सब भी इस्तेमाल करने का आपको मन नहीं कर रहा है, तो आप सिंपली यहाँ पे क्या कर लो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लगा दो। हालांकि ऊपर में भी हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही हो रहा है, और यहाँ पे जो एग्जांपल दिया गया है वो भी हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ही है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लेके बताया गया आपको आयरन ऑक्साइड का, क्या है देखो भाई,
Fe2O3 गए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बेसिकली जिसको अलग करना हो, जैसे Fe2O3 में से आपको आयरन चाहिए, तो इसके जगह पे आप क्या इस्तेमाल कर लो, एल्यूमिनियम इस्तेमाल कर लो, क्योंकि एल्यूमिनियम क्या है हमारा, इससे पावरफुल है ऑक्सीजन से, मतलब कि यहाँ पे बेसिकली जो है इसको तोड़ देगा और यहाँ पे आपका रिजल्ट Fe+Al2O3 प्लस आपको हीट भी देखने को मिलेगा। तो बेसिकली यहाँ पे ये कहा गया है कि हम लोग अपने ऑक्साइड वाले मेटल में से मेटल को बाहर निकालने का तरीका है, चाहे तो आप रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, कार्बन या फिर एल्यूमिनियम कुछ भी इस्तेमाल कर लो, लेकिन हमेशा क्या आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि एक ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कम रिएक्टिव वाले मेटल को वहाँ से हटाएगा और आपको कंप्लीट एक मेटल मिल जाएगा। ऊपर में भी कार्बन का इस्तेमाल हमने किया तो हमको जिंक मिल गया, नीचे में भी हमने यहाँ पे एल्यूमिनियम का इस्तेमाल किया तो हमको यहाँ पे आयरन मिल गया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक, ये हमारा बहुत ही एक्सोथर्मिक होता है, हाईली एक्सोथर्मिक होता है क्योंकि इसमें आपको हीट दिख रहा है, ठीक है। यानी कि जिस रिएक्शन से हीट हमको मिलता है वो हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। और याद रखिएगा इस बात को, द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व इज सो लार्ज दैट द मेटल्स आर प्रोड्यूस्ड इन द मोल्टेन स्टेट। हीट इतना ज़्यादा प्रोड्यूस होता है कि आपको जो मेटल मिलेगा ना वो सॉलिड स्टेट में नहीं मिलेगा, बल्कि वो मोल्टेन स्टेट में यानी कि लिक्विड रूप में मिलेगा। कोई दिक्कत? जैसे यहाँ पे आपको ये आयरन मिलेगा तो क्या आयरन आपको सॉलिड मिलेगा? नहीं, आयरन आपको पिघला हुआ मिलेगा, लिक्विड मिलेगा। क्यों? बिकॉज ऑफ देयर हीट। इतना हीट होता है कि आपको ये लिक्विड रूप में मिलता है, ठीक है। और आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि हम लोग जो अपने रेलवे ट्रैक को आपस में जोड़ने का काम करते हैं ना, उसमें हमारा यही रिएक्शन काम आता है। आप अपने एनसीईआरटी बुक में देखिए, वहाँ पे एक डायग्राम भी दिया गया है, आपको वहाँ पे मालूम चलेगा। आगे बढ़ते हैं, फिर इसके बारे में कुछ और भी बातें कही गई हैं, जैसे दिस रिएक्शन इज यूज टू ज्वाइन रेलवे ट्रैक्स और क्रैक्ड मशीन पार्ट्स। यानी कि रेलवे ट्रैक को ज्वाइन करना हो या फिर कोई मशीन पार्ट आपस में टूट गया उसको जोड़ना हो, यानी कि जिसको हम लोग आपस में अपने आम भाषा में क्या कहते हैं, बिल्डिंग करना कहते हैं, तो उसमें हमारा यही रिएक्शन काम आता है, ये वाला ऊपर जो लिखा हुआ था Fe2O3 प्लस Al, Fe प्लस Al2O3 प्लस हीट। कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो यही हमारा रिएक्शन रेलवे ट्रैक को जोड़ने में भी काम आता है, या फिर जो हम लोग कुछ वेल्डिंग वेल्डिंग करते हैं ना, उसमें भी हम लोग यही एग्जाम्पल लेते हैं, यही रिएक्शन हमारा उसमें होता है। आगे, दिस रिएक्शन इज नोन एज थर्मिट रिएक्शन, और इस रिएक्शन को हम लोग थर्मिट रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, एग्जाम में से सवाल कैसे आएगा मालूम है? बोलेगा कि थर्मिट रिएक्शन क्या है, इसका आप एक एग्जाम्पल दो। तो थर्मिट रिएक्शन क्या आपको बताना पड़ेगा, क्या बताओगे? इसका नीचे पहले तो डेफिनेशन देख लो। द रिडक्शन ऑफ अ मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म मेटल बाय यूजिंग एल्यूमिनियम पाउडर इज कॉल्ड अ थर्मिट रिएक्शन। आप इस एग्जाम्पल को देखिए, इसमें हमारा मेटल ऑक्साइड क्या है, Fe2O3। इसमें से हमको क्या अलग करना है, Fe अलग करना है, यानी कि आयरन हमको चाहिए। तो इसको अलग करने के लिए आपने क्या इस्तेमाल किया, एल्यूमिनियम। और यहाँ पे एल्यूमिनियम किस रूप में है, पाउडर के रूप में। तो यदि आप इस रिएक्शन को लगाते हो तो यही रिएक्शन हमारा थर्मिट रिएक्शन कहलाएगा। ये हमारा आप डेफिनेशन दे देना पहले, फिर ये एग्जाम्पल लिख देना, यानी कि केमिकल इक्वेशन लिख देना, और उसके बाद यदि आप चाहो तो इसका एग्जाम्पल लिख देना कि यही रिएक्शन हम लोग अपने रेलवे ट्रैक को जोड़ने में करते हैं, या फिर किसी मशीन का बॉडी पार्ट टूट गया उसको आपस में जोड़ने का हम लोग इसी रिएक्शन का सहारा लेते हैं, ठीक है। तो थर्मिट रिएक्शन जब भी आए, पहले आप डेफिनेशन लिखिए, उसके बाद आप ये रिएक्शन लिखिए, उसके बाद आप इसका एग्जाम्पल दे दीजिएगा। कोई दिक्कत इसमें? तो ये हो गया हमारा थर्मिट रिएक्शन। कोई डाउट? चलो, कोई डाउट नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे फिर। तो ये हमने कंप्लीट किया अपना उस प्रकार के मेटल को प्राप्त करने का तरीका जो मेटल हमारे रिएक्टिविटी सीरीज में बीच में यानी कि मिडिल में पाए जाते हैं। और चलते चलते हमने इसमें थर्मिट रिएक्शन के बारे में भी जान लिया एक्स्ट्रा, और साथ ही साथ हमने इसमें रेलवे ट्रैक को जोड़ने में कौन सा रिएक्शन इस्तेमाल होता है हमने वो भी जान लिया। कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। चलिए, अब हम लोग अपने आगे पढ़ेंगे एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। अब यहाँ पे हमको उस प्रकार का मेटल बाहर निकालना है जो हमारे रिएक्टिविटी सीरीज के टॉप में पाया जा रहा है, ठीक है ना। चलो, इसको भी हम लोग देख लेते हैं क्या है। चलो, इसको ना कल हम लोग करते हैं क्योंकि टाइम हो गया है, आज अच्छा खासा टाइम हो गया।
कोई दिक्कत नहीं ना। तो आज हम लोगों ने अपने रिएक्टिविटी सीरीज़ के अंदर जो हमारे 2 प्रकार के मेटल हैं, सबसे नीचे वाले और मिडिल वाले, उसको कैसे बाहर निकालना है, कैसे उसको प्राप्त करेंगे हम लोग, ये हमने पता किया। और जो सबसे टॉप में पाए जा रहे हैं, सबसे जो ऊपर में जो रिएक्टिव मेटल है हमारे, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, उसको हम लोग अपने निकालने का काम कल करेंगे। कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए मिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।